अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, सेंटर ऑफ बायोमेडिकल एथिक्स एंड कल्चर SIUT की जानब से मैं डॉक्टर आमिर जाफरी हूँ। ये प्रोफेसर फ़रद मौज़म है हमारी चेयर। अम, नहीं, ठीक है। तो हमारी जो आज की महफिल है, उसको हम स्टार्ट करने से पहले कुछ दो एक आध हाउसकीपिंग की चीज़ ये है कि हमारे जो भी ये सीपेक फोरम होता है उसमें पहले हमारे जो गेस्ट होते हैं कुछ अपनी तकरीर करते हैं, अपनी गुफ्तगू करते हैं, उसके बाद सवालात लिए जाते हैं। और ये हाइब्रिड है, इसमें ऑनलाइन भी सवालात जो होंगे या कमेंट्स होंगी वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आप लोग, जो हम लोग मॉनिटर करेंगे। और आप फिर आपकी वो जो आरा हैं उनको शामिल किया जाएगा। उसके साथ साथ जहाँ मेज़ के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं वो भी अपनी गुफ्तगू उसमें कर सकते हैं। अपनी जो कमेंट्स आप लोग जो सवालात करें तो ज़रा उनको ब्रीफ रखिएगा। अम, और अपना इंट्रोडक्शन भी एक ब्रीफली करा दीजिए ताकि हमारे गेस्ट स्पीकर को मालूम हो कि किससे बात की जा रही है। सो और ये क्योंकि ये जो सेशन है ये बाइलिंगुअल होगा। जो मौजू है वो उर्दू में है, मगर जो किताब है जिसके गिर्द ये मौजू है वो अंग्रेज़ी में है, इसलिए ये ज़ुल लिसानी हमारी अप्रोच होगी इसमें। सो ये सेंटर जो है, पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूँ। सेंटर ऑफ बायोमेडिकल एथिक्स एंड कल्चर SIUT में, यानी सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन में अब 20 साल से है। 20 साल पहले जब हमारा इनाग्रेशन हुआ था तो ये पहला सेंटर था पाकिस्तान में। 20 साल के बाद भी ये पहला सेंटर ही है, यानी वाहिद सेंटर है। मगर एथिक्स के हवाले से काफ़ी काम हो रहा है। हमने एथिक्स और कल्चर अपने 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 टाइटल में रखा हुआ है, आप लोगों ने नोट किया होगा। एथिक्स यानी अखलाक और कल्चर यानी तहजीब और सकाफत, इनका बहुत करीबी रिश्ता है। और इस रिश्ते को मज़ीद उभारने के लिए हम ये हमारे जो सीबेक फोरम्स होते हैं हर चंद हफ्तों के बाद, उसके अंदर कई मरतबा हम अपना सेशन सिर्फ लिटरेचर के हवाले से रखते हैं। और बहुत से लोगों को बुलाते हैं। आज का भी वैसे ही फोकस है हमारे इस सीबेक फोरम के सेशन में। इससे पहले बहुत से लोग आ चुके हैं। जहरा निगाह साहिबा ने एक से ज़्यादा मरतबा आके हमारी इज़्ज़त अफजाई की है, सैयदा आरिफा ज़हरा साहिबा के साथ भी, और सैयदा आरिफा ज़हरा साहिबा अलग भी आई हैं उनके अलावा भी गुफ्तगू करने के लिए हमारे अटेंडीज से। उसके अलावा कुछ अर्सा पहले आप में से कुछ लोग मौजूद भी होंगे उस सेशन में। लुत्फुल्लाह खां साहब की जो ऑडियो आर्काइव है, बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, उसके ऊपर गुफ्तगू हुई थी। खुर्शीद अब्दुल्ला साहब ने वो किया था। अब ये ख़जाना जो है लम्स यूनिवर्सिटी मुंतकिल हो रहा है। इसके अलावा मुस्तफ़ा ज़ैरी साहब और उनकी शायरी और उस ज़माने की 1970s की पॉलिटिक्स के ऊपर गुफ्तगू की गई थी। उसके अलावा सैयद नुमानुल हक साहब ने कुछ अर्सा पहले आके अहमद फराज साहब के बारे में गुफ्तगू, उनकी शायरी के बारे में गुफ्तगू की थी। डॉक्टर कामरान अजहर अली एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के। उन्होंने अपने काम जो उन्होंने किया था ऑन फीमेल फ्रेंडशिप्स एंड सेक्सुअल पॉलिटिक्स एक्सप्लोर्ड थ्रू द लेंस ऑफ द 1960s पाकिस्तानी सिनेमा। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग करते रहे हैं। तो आज तज़किरा दिल्ली का होगा। मगर अल्ताफ हुसैन हाली ने तो कहा था कि तस्करा दिल्ली महरूम का है दोस्त, ना छेड़, ना सुना जाएगा हमसे ये फसाना हरगिज। मगर हम सुनेंगे ये फसाना, और इस फसाने को सुनाने के लिए सैफ महमूद साहब से बेहतर कोई शख्स नहीं हो सकता। हेंस टुडेज सेशन। आज के सेशन का टाइटल है दिल्ली जो एक शहर था, द मुगल दिल्लीज रोमांस विद हर उर्दू पोइट्स। कुछ थोड़े से कलमात डॉक्टर सैफ के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। डॉक्टर सैफ महमूद holds a doctorate in the comparative constitutional law in South Asia and is an advocate of the Supreme Court of India and an international lawyer and legal scholar with a rich and diverse experience. But beyond law, Saif's other expertise is Urdu literature and cultural history. रक्षंदा जलील साहिबा, जो एक बहुत मुस्तहकम नाम है उर्दू लिटरेचर का हरसेल्फ, उन्होंने फरमाया था इनके बारे में दैट ही शुड डिफेक्ट फ्रॉम लॉ एंड कम टू द अदर साइड। मेरे नज़दीक वो लॉ और लिटरेचर दोनों को जस्टिस कर रहे हैं। सो आई थिंक ही कैन मैनेज दिस। उनकी जो किताब है जो आज हमारा मौजू है, बिलविड दिल्ली अ मुगल सिटी एंड हर ग्रेटेस्ट पोएट्स, ये 2018 में स्पीकिंग टाइगर न्यू दिल्ली में पब्लिश हुई थी। और अभी चंद महीनों पहले उसका एक रिवाइज्ड एडिशन भी आया है जो मेरे हाथ अभी नहीं लगा है, मगर आ चुका है। दिस इज वाइडली रिकग्नाइज्ड एज एन अथॉरिटेटिव वर्क। इस किताब में ये जो असातिज़ा जिनका जिक्र करते हैं और जिनके
नज़र से वो दिल्ली को देखते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। वो सौदा हैं, मीर दर्द हैं, मीर तकी मीर, गालिब, मोमिन, बहादुर शाह जफर, इब्राहिम ज़ौक़ और दाग देहलवी। आजकल वो मिर्जा मजाज के ऊपर भी कुछ काम कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड में उनका अभी काम रहा है ऑन स्टेटस ऑफ फ्री स्पीच इन द मुगल कोर्ट्स विद अ फोकस ऑन द पोइट्री ऑफ रेजिस्टेंस। सैफ, बकौल सैफ के, वो खुद उनके उनके खून में और उनके डीएनए में उर्दू अदब, उर्दू की लिटरेचर, उर्दू पोइट्री रची और बसी हुई है। वो उनका ख़ानदान जो है वो ये कहते हैं उनके घराने में उनके ना उनके वालिदैन दोनों शुअरा नहीं है, मगर जो उनके घर का जो जो गुफ्तगू थी उसमें उर्दू पोइट्री का बहुत शामिल शामिल थी। हर चीज़ जो थी वो पोइट्री के इर्द गिर्द घूमती थी। वो कहते ये हैं कि उनके हर घर के हर कमरे के अंदर एक दीवान गालिब और एक कुल्लियात इकबाल रखी होती थी। यानी ये कुर्बत है उर्दू अदब से उनकी। अच्छा, मैं इनका क्या तारुफ करा सकता हूँ जो ज़िया मुहिउद्दीन साहब कर गए हैं। तो अगर इजाज़त दें तो आई विल कोट ज़िया साहब। ज़िया साहब सेज, Saif Mahmood is one of those rare intellectuals who knows how to wear their intellect. He has lived, he has a lively understanding of literature and the arts. The depth he has brought to the work of Urdu poets and their relationship to the culture and the society they lived in is astounding. ख़वातीन व हज़रात, सैफ महमूद। आदाब और बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब। एक तो आपने वैसे ही मुझे इस कदर डरा दिया है बता के कि पहले कौन कौन लोग यहाँ तशरीफ ला चुके हैं आपके इस सेशन में। जहरा आपा, आरफा आपा, फिर आपने अभी जिया मुहिद्दीन साहब का भी नाम ले दिया, तो मैं खासा डरा हुआ हूँ कि अच्छा तो ये होता कि मैं हर साल की तरह कराची खुद हाजिर होता। एक जमाना था जब मैं कराची और लाहौर साल में 2 या 3 बार सब अदबी मेलों में, लिटरेचर फेस्टिवल्स में जाया करता था। लेकिन वो शायद फिर वो मौका दोबारा मिले बकौल सरदार जाफरी कि उन्होंने, आप लोग सब जानते हैं कि अहमद फराज को जवाब देते हुए ये फरमाया था कि तुम आओ गुलशने लाहौर से चमन बरदोज, हम आए सुबह बनारस की रोशनी लेकर, हिमालय की हवाओं की ताजगी लेकर, फिर उसके बाद ये पूछें कि कौन दुश्मन है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये मौका मुझे फराहम किया कि आज का जो सब्जेक्ट है, मुगल दिल्ली एंड हर रोमांस विद उर्दू पोएट्स। देखिए, दिल्ली में एक मुगल दिल्ली की जो बात हो रही है, जिसको शाहजहानाबाद कहा जाता है, तो मैं एक पहले बहुत ही ब्रीफली एक एक इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में रख दूं और फिर मैं वो रोमांस विद उर्दू पोएट्स की बात करूंगा। दिल्ली की किस्मत में साहब हमेशा उजड़ना और उजड़ के फिर बसना यही लिखा है। 1639 अप्रैल में शाहजहां ने शाहजहानाबाद सिटी, जिसको कहा जाता है, जो जिसको पुरानी दिल्ली कहा जाता है आम जबान में, उसका वहां पे लाल किला बनाना शुरू किया था, किला मुअल्ला। और 1648 में शाहजहां खुद किला मुअल्ला में दाखिल होते हैं और वहां से कहानी शुरू होती है शाहजहानाबाद की। लेकिन शाहजहां के बाद औरंगजेब करीब 50 साल बादशाहत करते हैं उसी तख्त से, किला मुअल्ला से। और औरंगजेब के जाने के बाद, या और ये कह लीजिए कि औरंगजेब की रेन में ही हो ये चुका होता है कि दिल्ली एक फारसी अदब का अच्छा खासा गढ़ बन चुका है। जब औरंगजेब का इंतकाल होता है आफ्टर रूलिंग इंडिया फॉर 50 years, तो उनके जो सक्सेसर्स थे, 3 सक्सेसर्स उनके, बहादुर शाह वन, जहांदार शाह और एक और कोई साहब, वो कब आए और कब चले गए, कब उनकी बादशाहत खत्म हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। बल्कि एक साहब तो दिल्ली सिर्फ दफन होने के लिए आए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह के साथ में। अब वक्त आता है फर्रुख सियर का, और यहां से असली उर्दू और दिल्ली उर्दू अदब और दिल्ली की कहानी शुरू होती है। फर्रुख सियर बादशाह हैं, और क्योंकि इनसे पहले जो 3 बादशाह आ चुके हैं, वो उनका ये हाल था जो मैंने बयान किया अभी, कि कब आए कब चले गए पता ही नहीं चला। तो हर छोटा मोटा राजा महाराजा जो है वो
कोशिश कर रहा है कि हमारी एक 1.5 ईंट की मस्जिद अलग से बन जाए। तो फर्रुख सियर को यह बता दिया गया है दैट कि अगर आपको अपनी बादशाहत को बरकरार रखना है और डिसेंट को क्रश कर दीजिए आप हर तरह से। तो फर्रुख सियर क्या करते हैं, ही फर्स्ट डिमोनेटाइजेस द करेंसी। ही एक्चुअली डज डिमोनेटाइज द करेंसी। एक नया सिक्का जो है वो इशू करते हैं और सिक्के पे एक फारसी का शेर लिखा होता है, जो जाहिर है कि उनकी अपनी तारीफ होती है उस शेर में। मैं अभी पढ़ भी दूंगा। उस जमाने में दिल्ली में एक शायर हैं मीर जाफर जटल्ली। ये लफ्ज जटल्ली जो है ये उन्होंने खुद इजाद किया है, ही हैज कॉइन्ड इट हिमसेल्फ। जटल इज नॉनसेंस, बकवास करना। जटल्ली जो बकवास करता हो, somebody who spews nonsense। तो मीर जाफर जटल्ली इस सिक्के की एक पैरोडी फारसी में ही बनाते हैं और वो पैरोडी ऐसी होती है कि उनको सजाए मौत का हुक्म होता है। आपको मुगलिया हिस्ट्री में सिर्फ एक ये ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा जिसमें किसी शायर को या किसी आर्टिस्ट को या किसी लिखने वाले को उसके काम पे सजा दी गई हो। मीर जाफर जटल्ली, सिक्का जो था, ओरिजिनल सिक्का जो था फर्रुख सियर का, उसमें ये फारसी का शेर था कि सिक्का जद अज फजल हक बरसी मुजर पादशाह बहरोबर फर्रुख सियर। By the grace of God, he has minted coins of silver and gold, the emperor of the earth and of the oceans, फर्रुख सियर। जटल्ली ने जो इस सिक्के की पैरोडी बनाई, इसमें ही obviously refers to this rampant corruption, even in distribution of public supplies and food, etc. और वो कहते हैं कि सिक्का जद बर गंदुमो मोठो मटर बादशाह तस्मकश फर्रुख सियर। कि ये तो मोठो मटर का भी जो है वो कारोबार कर दे ये बादशाह जो है। he has minted coins even of wheat and lentils and peas, the emperor whose face is inscribed here। अब इस पे उनको सजाए मौत का हुक्म हो जाता है। So in this political milieu is born the first classical Urdu poet of Delhi, जिनको फर्स्ट क्लासिकल उर्दू पोएट माना जाता है दिल्ली का, सौदा, मिर्जा रफी सौदा। अच्छा, इससे पहले ये हो चुका था कि सन 1700 के आसपास वली मोहम्मद वली दकनी, who is widely considered as the father of the Urdu ghazal, वो दिल्ली आ चुके थे। और वली की जबान बहुत मुख्तलिफ थी उस जबान से जो दिल्ली में बोली जाती थी, उनका लहजा बहुत मुख्तलिफ था। अब तुझ लब की सिफत लाले बदख्शां सू कहूंगा, तुझ लब की सिफत लाले बदख्शां सू कहूंगा, जादू है तेरे नैन गजाला सू कहूंगा, दी बादशाही हक ने तुझे हुस्न नगर की, यो किश्वर ईरान में सुलेमा सू कहूंगा। तो ये जबान आप देखिए किस तरह की जबान है। तो ये वली की जबान थी। वली की जबान तो बहुत ज्यादा देर नहीं चली, लेकिन ये उन्होंने कायम कर दिया है कि आगे आने वाले वक्त में उर्दू गजल जो है उसका क्या टेनोर होगा, ये उन्होंने अपनी गजल गोई से कायम कर दिया। अब हुआ ये कि एक तरफ तो मुगलिया सल्तनत बिल्कुल अपने मुकम्मल जवाल की तरफ थी और दूसरी तरफ दिल्ली उर्दू का एक गढ़ बनता जा रहा था। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी किताब के इंट्रोडक्शन का पहला पेज, उस पहला 1.5 पेज पढ़ना चाहता हूं। उससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हो क्या रहा था वहां उस वक्त और अब क्या हो रहा है। ये जो शेर आपने पढ़ा अभी आमिर भाई, मौलाना हाली का शेर है कि तस्किरा दहलिए मरहूम का है दोस्त न छेड़, न सुना जाएगा हमसे ये फसाना हरगिज। इसी से ये इंट्रोडक्शन मेरा शुरू होता है। दिल्ली जो एक शहर था, Delhi gives me the permission to be obnoxious. This was the reply I got from a Pakistani friend when I asked her why she insisted on living in the city even though her Indian husband did not want to. Delhi's charms are unpredictable. The chaotic street, the unruly traffic and polluted air, the aggressive inhabitants and their hurried life, the tolerance for the obnoxious, all of these constitute an integral part of this phenomenal city. In beauty resides horror, and in horror, beauty.
Inextricably intertwined with Delhi's complicated present is her violent history, a history of invasions and assaults, even massacres. It has been late lamented many times through the centuries, yet it lives. Each time it was razed to the ground, it came back to life with startling vivacity. Nothing dies in Delhi. The ghosts of its past lives roam the streets or bide their time in half-ruined buildings, and they rise up to speak in 1,000 stories that are still told about the city. Struggling to breathe under the angry modern facade of the megalopolis is another one, time-worn and easily missed, that teems with art, heritage, and poetry. It is the Delhi of Mir and Ghalib, the Delhi of the fabled seven cities, all of which have risen and fallen and risen again, or been changed beyond recognition over time. Delhi's indestructible spirit has haunted writers and poets for generations. Some of them have written out of love, others in awe, and yet others out of bewilderment. In the 18th century, Mir said, "Dilo Dilli, dono agar hai kharab." दिलो दिल्ली दोनों अगर है खराब, पर कुछ लुत्फ इस उजड़े घर में भी हैं। तो ये साहब दिल्ली है जिसका जिक्र मैंने इस किताब में 8 शोरा जिनके आपने नाम लिए उनके उनके कामों के जरिए, उनकी जिंदगी के जरिए किया है। अब जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था कि उस वक्त क्या हो रहा था, द मुगल एम्पायर वाज इन अ स्पेक्टेक्युलर डिक्लाइन, बट दिल्ली हैड बिकम द सेंटर ऑफ उर्दू पोएट्री एंड लिटरेचर। और अगर आप 18वीं सदी देखते हैं, 1700s, तो उसमें एक के बाद एक आपको ऐसे ऐसे असातिज़ा मिलेंगे दिल्ली में जो मौजूद थे। सौदा, ख्वाजा मीर दर्द, मीर तकी मीर, मुसहफी। और उसके बाद वाली अगर आप सेंचुरी देखते हैं, 19th सेंचुरी यानी कि 1800s का जो वक्त है, उसमें तो बैक वक्त बहादुर शाह जफर के कोर्ट में आपको कितने लोग मिल जाते हैं, मोमिन, ज़ौक़, खुद बहादुर शाह जफर शायर थे जैसे भी थे, बहरहाल थे, और फिर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब और शेफ्ता और बहुत सारे ऐसे और लोग, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा। तो ये उनके जरिए, इन इन शोरा के जरिए जो कहानी दिल्ली की है वो मैंने इस किताब में सुनाने की कोशिश की है। अब ये मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं किताब आपने अंग्रेजी में क्यों लिखी। इसकी दो वजूहात हैं कि मैंने अंग्रेजी में एक तो इसलिए लिखी कि मैं चाहता हूं कि ये उन लोगों तक पहुंचे जिनको हमारी तहजीब से, हमारे कल्चर से, हमारी सकावत से मोहब्बत तो है, लेकिन वो उर्दू पढ़ नहीं सकते। दूसरी बात ये, और वो बहुत ज़रूरी बात है, कि वैसे तो आपको बहुत सारी अलग अलग किताबें मिल जाएंगी अलग अलग शोरा पे, दिल्ली पे भी, लेकिन उर्दू में, अंग्रेजी में भी, लेकिन under one cover there was no book which described the Delhi of those last Mughal days through the records of its poets. And secondly, the problem with Urdu literature or history writing or recording is कि ये साहब वो एक तो हिंदुस्तान में वो आपको सिर्फ उर्दू एकेडमीज की या उर्दू डिपार्टमेंट्स की लाइब्रेरीज में चंद किताबें मिलेंगी, क्योंकि स्क्रिप्ट तो हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं जाती है प्राइमरी लेवल पे। और वो चंद किताबें भी जो आपको मिलेंगी उसमें भी एक ही इवेंट की अलग अलग तारीफें या अलग अलग फैक्ट्स एक ही इवेंट के मुताल्लिक लिखे होंगे। मसलन कि मोमिन की जो पैदाइश है वो किस सन में हुई थी, आप 4 किताबें मोमिन को उठा के देख लीजिए, चारों में सन अलग अलग होगा। तो बहुत कोशिश करके मैंने इन सब चीज़ों को कुछ थोड़ा ठीक करने की, कुछ कंपाइल करने की कोशिश की है इस किताब में। बहरहाल अब शायरों पे दोबारा आ जाता हूं मैं। सौदा को के बारे में कहा जाता है that he is one of the 3 pillars of the classical school of Delhi poetry, the other 2 being ख्वाजा मीर दर्द and मीर तकी मीर। तो ख्वाजा सौदा का ये था साहब कि एक तो बहुत ही जबरदस्त, मुझसे ये किताब मेरी जब आई थी तो उसका पहला एडिशन वो बंबई में जब लॉन्च हुआ तो उसमें नसीरुद्दीन शाह साहब तशरीफ लाए थे, उन्होंने कुछ पढ़ा किताब में से, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे ये बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि उर्दू के जो क्लासिकल पोएट्स थे उनके यहाँ कितना जबरदस्त विट और ह्यूमर था। सौदा के यहाँ आपको तंज और मिजाज तो मिल ही जाएगा, विट, ह्यूमर, और सौदा के यहाँ आपको ऐसी भी चीजें मिलेंगी। और इन सब शोरा के यहाँ जो आज की तारीख में शायर कह ही नहीं सकते, इतनी जो है आजादी है ही नहीं आज
यही काम मैं ऑक्सफोर्ड में कर रहा था। इतनी आज़ादी आज की तारीख में हमारे मुल्कों में है ही नहीं, इस तरह की क्रिटिसिज्म की, इस तरह के रेजिस्टेंस की, इस तरह के एहतजाज की, जो उस जमाने में थी मुगलिया सल्तनत में। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ सौदा से। अच्छा, उसमें देखिए ये भी था कि किला मोहल्ला की जो जबान थी वो बिल्कुल अलग थी। अ, उनकी उनकी तहजीब अलग थी। जो खवातीन की जबान थी, जो बेगमाती जबान थी, वो अलग थी। बल्कि मुसफ़ी का शेर है कि ए मुसफ़ी, तू इनसे मोहब्बत न कीजो, जालिम गजब ही होती हैं ये दिल्ली वालियां। तो इसमें जबान का भी काफी जो है वो कमाल है इस शेर में। बहरहाल, सौदा के मैं आपको एक दो शेर सुनाता हूँ, जिससे मैं ये आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस तरह की शायरी थी उस जमाने में। अब आप देखें साहब कि अच्छा, जब मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं या एहतजाज की बात कर रहा हूं, तो रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं है जरूरी कि सिर्फ सरकार के अगेंस्ट या सिर्फ निजाम के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो, सरकारी निजाम के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो। रेजिस्टेंस हर उस चीज से जिसको जिस पे सवालिया निशान उठाना जो है वो मुमकिन नहीं है आमतौर पे, which can't be questioned. So there is a lot of resistance against religion, for instance, in all these in the works of all these poets. अब जलवा, ये देखिए आप जरा, ये सौदा का शेर देखें जरा साहब आप, कि जलवा तो खुदाई का देखा है बुतों ही में, जलवा तो खुदाई का देखा है बुतों ही में, समझौते को फिर आगे कुछ बात बना ली। अब ये इस तरह की चीजें आज कोई कहे तो फतवा हो जाए उस पर, जबरदस्त किस्म का। अच्छा, दिले सितम जदा बेताबियों ने लूट लिया, हमारे काबे को वहाबियों ने लूट लिया। ये इस तरह की चीजें हैं इसमें। अच्छा, एक बार ये सौदा अपनी एक नज्म में कहते हैं कि एक बार, और देखिए किस तरह से इसमें तंज़ो मिज़ाह शामिल है, कि कहते हैं कि एक बार साहब एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक खादिम था। खादिम ने बहुत दिनों उनकी खिदमत की और फिर उसके बाद वो उनके पास गया और उनसे कहा कि हुजूर, अगर आपके पास नुस्खा कीमिया हो तो अता कीजिए। उन्होंने कहा देखो, नुस्खा कीमिया तो मेरे पास है और मैं तुम्हें दे भी दूंगा, लेकिन एक शर्त है उसमें। कहा जी क्या शर्त है? तो उनका साहब शर्त ये है कि जब भी तुम वो नुस्खा इस्तेमाल करो तो तुम्हारे जहन में बंदर का खतरा नहीं आना चाहिए। साहब ये एक बहुत अजीब सी शर्त है कि बंदर का खतरा, द डेंजर ऑफ मंकी, बंदर का खतरा ना आए जहन में। क्योंकि वो इतनी अजीब बात है कि जब भी वो उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो उसको ये बात याद आएगी कि उन्होंने कहा था कि बंदर का खतरा नहीं आए, और वो खतरा जो है वो आ जाएगा तो नुस्खा काम नहीं करेगा। अब जरा ये सुन लें आप नज्म। कहा जाए है एक महवस का हाल, कि रखता था नित कीमिया का ख्याल, ये सब करके बीच अपने कयास, गया एक वो मर्द कामिल के पास, रहा उसकी खिदमत में वो चंद साल, किया मौके पर फिर आखिर सवाल, कि अगर नुस्खे कीमिया याद हो तो बंदे को भी अपने इरशाद हो। कहा अगर यही था तेरा मुद्दा तो देता हूं तुझको, तू जा और ला, ये अज्जा हैं इसके, ये लेकर बना, मगर इसमें एक शर्त है दरमिया, ये नुस्खा तू जिस वक्त लेकर बनाए, कभू दिल में बंदर का खतरा ना आए। कहा अब तो ये बात मुमकिन नहीं, जो खतरा हो दिल में वो जाए कहीं। न समझा गरज उसके रमजो नुकात, कि पर्दे में थी मर्द आरिफ की बात, कि अगर दिल को खतरे के काबू किया तो फिर हेच है नुस्खा कीमिया। If you let fear conquer your heart, then even the fabled elixir, the nuskha कीमिया, will not work. तो ये थे सौदा। अच्छा, ऐसी ऐसी बातें इन लोगों ने जो है बादशाह सलामत की शान में कह दी, कुछ नहीं हुआ, कोई सजा नहीं हुई किसी को जटल्ली के बाद। फिर इनके बाद आते हैं ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द का ये है साहब कि जाहिर है कि आप सब लोग जानते हैं कि वो एक सूफी थे, और एक बहुत मशहूर सूफी खानदान से ताल्लुक था उनका। उनके वालिद खुद उन्होंने एक सूफी सिलसिला कायम किया था। और ख्वाजा मीर दर्द का जरा आप एक शेर सुन लीजिए। ख्वाजा मीर दर्द का शेर है कि तरदामनी पे शेख
हमारी न जाइयो, तर दामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। डोंट बी डिसीव्ड बाय माय सॉडन क्लोथ्स। और किससे तर हैं ये कपड़े इनके? जाहिर है कि शराब से। एंड और फिर ये देखिए कि बैत करना जो है सूफीज्म में, जो बैत करना है, टू मेक अ पैक्ट एट द हैंड्स ऑफ योर पीर, उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि है अपनी ये सलाह कि सब जाहिदान शहर, है अपनी ये सलाह कि सब जाहिदान शहर, ए दर्द आके बैते दस्ते सुबू करें। आई एडवाइज ऑल द प्योरिटन्स ऑफ द सिटी टू कम एंड स्वेयर एलिजियंस टू वाइन। तो ये जाहिर है कि ये कोई बात जो है वो ये मेटाफर है जो इस्तेमाल हुआ है, इस्तियारे हैं जो इस्तेमाल हुए हैं। तो ख्वाजा मीर दर्द को फर्रुख सियर और उनके सक्सेसर्स ने कई बार ये बात कही कि भाई आपको हम यहाँ शाहजहानाबाद में, वो शाहजहानाबाद के बाहर रहा करते थे एक खानकाह में, कि हम आपको यहाँ जो है एक घर दे देते हैं, आप उसमें आप लोग रहिए, आपका पूरा खानदान रहे। लेकिन वो उसमें कभी मुंतकिल नहीं हुए। उनके इंतकाल के बाद उनकी बेगम वहाँ मुंतकिल हुई जाके। और ये भी कहा जाता है ख्वाजा साहब के बारे में कि एक बार वो थे रंगीला बादशाह हो गए थे, और वो अक्सर इनके यहाँ अनअनाउंस्ड आ जाया करते थे इनके समा में। तो एक बार इन्होंने 19 साल के थे सिर्फ ख्वाजा मीर दर्द, इन्होंने उनसे कह दिया रंगीला से, बादशाह सलामत से, कि आप ऐसे मत आया करिए बगैर बताए हुए, मेरे समा में खलल पड़ता है। तो वो बेचारे चुपचाप वापस चले गए और बस तोहफे वगैरह भेजते रहे, लेकिन कभी खुद दोबारा आने की उन्होंने हिम्मत नहीं करी। इस तरह से इतना इन लोगों का रुतबा था वहाँ। और फिर उसके बाद तो पैदा कहाँ है ऐसे परागंदा तबा लोग, अफसोस तुमको मीर से सोहबत नहीं रही। मीर तकी मीर, सब मीर का ये है कि मीर दिल्ली में करीब 50-55 साल दिल्ली में रहे। आगरे से दिल्ली आए थे एक बहुत कम उम्र में, कम उम्री में। और करीब 50 साल से ज्यादा, 60 साल के करीब वो दिल्ली में रहे। और जितने दिन वो दिल्ली में रहे वो किसी न किसी राजा, नवाब, किसी न किसी अरिस्टोक्रेट जो है वो उनका समझ लीजिए कि पेट्रन रहा किसी न किसी तरह से। और जब दिल्ली में हमले होने शुरू हुए, तो अहमद शाह अब्दाली का हमला हुआ, नादिर शाह का हमला हुआ, और दिल्ली जब बिल्कुल उजड़ गई, तब उनके पास जब कोई और सिलसिला नहीं रह गया पेट्रनेज का, तो वो जाके जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठ गए थे। और उन्होंने एक बार्टर सिस्टम सा क्रिएट कर लिया था वहाँ, कि अगर उनको साहब खाना चाहिए है तो उन्होंने ढाबे वाले की शान में कसीदा पढ़ दिया और खाना मिल गया। अगर दवा की ज़रूरत है तो उन्होंने जो है वो फार्मासिस्ट की शान में कसीदा, अत्तार की शान में कसीदा पढ़ दिया और दवा मिल गई वगैरह वगैरह। लेकिन जाहिर है कि ये बात ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं थी। तो वो फिर परेशान होके लखनऊ तशरीफ ले गए थे वहां से, क्योंकि वहां उनको बताया गया कि नवाब आसिफ उद्दौला, जो उस वक्त प्रिजाइडिंग नवाब थे लखनऊ अवध के, वो दैट ही इज अ ग्रेट ग्रेट पेट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। तो फिर वो लखनऊ चले गए थे, लेकिन लखनऊ में भी कभी खुश नहीं रहे। तो मैं 2-3 चीजें मीर के मुताल्लिक बता देता हूँ और फिर मैं जरा तेजी से इसके बाद आगे बढ़ूंगा। कि और ये वही मीर है जिनके बारे में गालिब फरमाते हैं कि रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। गालिब जैसा शायर जो किसी को कुछ नहीं मानता है, वो फरमाते हैं कि रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। और जौक, इन्हीं मीर के बारे में जौक कहते हैं कि ना हुआ पर ना हुआ मीर का अंदाज नसीब, जौक यारों ने बहुत जोर गजल में मारा। तो मीर की जो जिंदगी है दिल्ली में, वो बड़ी पॉलिटिकल रही। पॉलिटिकल इसलिए रही क्योंकि उनके जो पेट्रन्स थे वो पॉलिटिकल थे। तो वो उनके साथ जो है वो जंगों में जा रहे हैं, उनके साथ जो है वो नेगोशिएशंस में शामिल हो रहे हैं। नगर महल, पहले राजा नगर महल, फिर राजा बहादुर सिंह, इन सब के साथ मीर जो है वो रहे। और मीर का अपना शेर है कि तब थे सिपाही अब हैं जोगी, आह जवानी यूं काटी, इस थोड़ी सी रात में हमने क्या क्या स्वांग रचाए हैं।
जरा हिंदी भी देखिए किस तरह की इस्तेमाल हुई है, क्या क्या स्वांग रचाए हैं, प्लेड सो मेनी डिसेप्टिव रोल्स। और मीर के यहाँ शहर आशोब भी बहुत है। शहर आशोब एक वो जॉनरा है उर्दू शायरी का जो विच विच इज पोएट्री ऑन द रुइनेशन ऑफ अ सिटी। और दिल्ली तो कितनी बार रुइन हुआ है ये आप लोग जानते ही हैं। जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि नादिर शाह का जमाना देखा है इन्होंने, फिर अहमद शाह अब्दाली का जमाना देखा है इन्होंने। तो हमारे देखते जेरे नगीन था मुल्क सब जिनके। तो these poets were also great recorders of history, chroniclers of history। कि हमारे देखते जेरे नगी था मुल्क सब जिनके, कोई अब नाम भी लेता नहीं उन मुल्क गिरों का। और फिर कि अब खराबा हुआ जहानाबाद, अब खराबा हुआ जहानाबाद, वरना हर एक कदम पे यहां घर था। दीदाए गिरिया हमारा नहर है, दीदाए गिरिया हमारा नहर है, दिले खराबा जैसे दिल्ली शहर है। तो ये सब इन लोगों ने जो है उस जमाने में क्या हो रहा था उसको रिकॉर्ड किया, हर तरह से क्रॉनिकल किया उसको। फिर फाइनली जब लखनऊ जाते हैं तो ही बिड्स अ वेरी टीयरफुल फेयरवेल टू दिल्ली। अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। और लखनऊ में भी सुनते हैं कि दिल्ली को ही हमेशा याद करते करते चले गए। और एक बार दो किस्से मैं मुख्तसरन बयान कर दूं कि एक बार उससे आपको पता चलेगा कि मीर को दिल्ली से किस हद तक इश्क था, दिल्ली की जबान से। तो एक बार कुछ नवाबजादे उनके पास गए और बैठे हुए थे, उनसे इंसिस्ट कर रहे थे कि मीर साहब कोई कुछ ताज़ा कलाम सुनाइए, और मीर नहीं सुना रहे थे। जब इन्होंने बहुत इंसिस्ट किया तो मीर ने कहा कि देखिए आप लोगों को मेरा कलाम समझ में नहीं आएगा। उनका सब क्यों नहीं समझ में आएगा, हमको तो फारसी असातिज़ा का कलाम भी समझ में आता है, हम तो मौलाना रूम और हाफिज को भी समझ लेते हैं। उनका जी हाँ जरूर समझ लेते होंगे, लेकिन मेरा कलाम समझने के लिए आपको उस जबान की तमीज होना जरूरी है जो दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे बोली जाती है, और वो तमीज आप नवाबजादों को नहीं। तो इस किस्म की बातें। फिर नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ जब रसाई हो गई और उन्हीं के यहाँ से वजीफा मिलता था, तो एक बार उनके यहाँ गए तो नवाब साहब एक छड़ी लेके, और उनके यहाँ एक ही हैड अ पॉन्ड ऑफ फिश, तो मछली से खेल रहे थे। तो नवाब ये गए, उन्होंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। तो उन्होंने कहा और मीर साहब कोई ताज़ा गजल हुई? उन्होंने कहा जी मैं पेश करता हूँ। तो मीर ने गजल पढ़नी शुरू की। जब मतला पढ़ा, पहला मिसरा पढ़ा कि, और आप लोग जानते हैं कि उर्दू तहजीब तो ये है कि मुशायरे की या वैसे भी शायरी या कलाम सुनने की तहजीब तो ये है कि अच्छा शेर हो आप मिसरा उठाइए, तो उसको रिपीट कीजिए मिसरे को। इन्होंने पढ़ा पहला मिसरा, नवाब साहब चुप, अपना खेले चले आ रहे हैं मछली से। इन्होंने शेर पूरा किया, फिर भी नवाब साहब चुप। दूसरे शेर में भी यही हुआ, तो ये रुक गए। नवाब साहब ने उनसे कहा कि मीर साहब आप पढ़िए। तो उन्होंने कहा कि हुजूर तवज्जो फरमाएं तो मैं पढ़ूं। तो नवाब साहब ने कहा हर अच्छा शेर मेरी तवज्जो का मुस्तहिक होगा। मीर को इस कदर गुस्सा आया इस बात पे कि ये नवाब साहब बताएंगे कि मेरा शेर अच्छा है कि नहीं, इनको इतनी तमीज है खुद। वो उन्होंने गजल पूरी नहीं की, आदाब किया, तस्लीम की और चले गए वहां से। और फिर उसके बाद वो आए ही नहीं पलट के नवाब साहब के यहाँ। 2-3 हफ्ते के बाद नवाब साहब जुमे की नमाज पढ़ के एक हाथी पर सवार चले आ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि मीर साहब बैठे हैं कोने में कहीं किसी चाय खाने में। तो उन्होंने अपने लोगों से कहा कि भाई चलो उधर ले चलो, तो वहां ले गए। अब क्योंकि ये हाथी पर सवार थे, अटॉप एन एलिफेंट, तो जाहिर है कि जरा जोर से बोलना पड़ा कि मीर साहब को सुनाई दे। तो उन्होंने मीर साहब से पूछा कि मीर साहब बहुत दिनों से तशरीफ नहीं लाए, जरा ऊंची आवाज में पूछा। तो बजाय इसके कि कुछ जवाब देते, कोई जस्टिफिकेशन देते, वहीं बैठे बैठे बोले कि हमारे यहाँ शुरफा सड़कों पे ऊंची आवाज में गुफ्तगू नहीं करते। अब बताइए ये इस तरह की बात कहने के बाद भी वो जो वजीफा मिल रहा था नवाब साहब के यहाँ से वो बंद नहीं हुआ। हमारे यहाँ आप इस तरह की बात किसी कर्नल जनरल के लिए कह दीजिए, या हमारे यहाँ हिंदुस्तान में किसी जॉइंट सेक्रेटरी के लिए भी कह दीजिए, तो आपका सरकार से जो है अच्छा खासा झगड़ा हो जाए, पकड़ पकड़ लिए। तो ये मीर थे। लेकिन मीर के यहाँ साहब ये है कि 80,000 शेर मीर के कहा जाता है कि पब्लिश्ड हैं, और पता नहीं कितने जो है वो खो गए। जाहिर है आप इस तरह बार्टर बना लिया है आप अपने अपनी शायरी को, तो इस तरह के शेर तो होंगे ही। लेकिन अब आप अगर 80,000 शेर हर वक्त शेर ही कह रहे हैं,
तो ये तो मुमकिन नहीं है कि सारे शेर अच्छे होंगे वगैरह वगैरह। और आप कुल्लियात मीर की जो है वो पढ़ते चले जाइए, आपको बहुत सारे भर्ती के शेर भी मिल जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उन उन में एक जगह ऐसा शेर मिलेगा कि जो उससे पहले कि आपने 100 पेज पढ़े होंगे वो बिल्कुल इट विल दे विल बी वर्थ एवरी एवरी पेनी। और ऐसा एक शेर मुझे जहरा आपा ने सुनाया था। अब वो शेर ये है कि एक बहुत ऑर्डिनरी गजल है मीर की। आंखों में जी मेरा है इधर यार देखना, आशिक का अपने आखिरी दीदार देखना। ये बहुत ऑर्डिनरी ये गजल है, उसका मतलब है ये। इस गजल में ये शेर आता है, और इस शेर पे इस रदीफ काफिये को इस्तेमाल करते हुए बाद में फैज साहब ने भी गजल कही है, निदा फाजली ने भी तबा आजमाई की है। और शेर यह है कि कैसा चमन हमसे असीरों को मना है, कैसा चमन हमसे असीरों को मना है, चाके कफस से बाग की दीवार देखना। क्या आप क्या व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट स्प्रिंग टाइम और व्हाट गार्डन आर यू टॉकिंग अबाउट? फॉर प्रिजनर्स लाइक अस इट इज प्रोहिबिटेड इवन टू सी द गार्डन वॉल थ्रू द क्रेविस ऑफ आवर प्रिजन सेल। तो ये देखिए, मीर और गालिब के यहाँ बहुत फर्क है, दोनों दोनों में बहुत फर्क है। अब वो फर्क भी अभी जो है आपको समझ में आ जाएगा जब मैं गालिब की बात करूंगा। अब हमारे यहाँ साहब प्रॉब्लम ये है कि हम कंजर्वेशन में तो यकीन रखते नहीं अपनी हेरिटेज के। गालिब की कुछ चीजें जाहिर है जरूर प्रिजर्व की गई हैं, लेकिन मीर दिल्ली में 3 जगह रहे आके। उसमें से सबसे पहले वो कूचा चेलान में आके रहे। कूचा चेलान वही जगह है जहां से जो आप लोगों के यहाँ पाकिस्तान का डॉन अखबार है उसको कायद आजम ने लॉन्च किया था। कूचा चेलान से वहां महात्मा गांधी, कायद आजम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोग आया जाया करते थे उस जगह। वहीं सर सैयद का घर भी था एक जमाने में। वही ये मोहल्ला है जहाँ डॉन लॉन्च किया गया, जिसकी सरपरस्ती बाद में नवाबजादा लियाकत अली खां के सुपुर्द हुई। और ये मीर का पहला घर वहां था। लेकिन आज की तारीख में किसी को नहीं मालूम है कि वो घर कहाँ है, मीर कौन थे ये भी नहीं मालूम है। घर कहाँ है उसकी तो बात ही छोड़िए। लखनऊ में जहाँ मीर का मजार हुआ करता था वहां पहले रेलवे लाइन चलवा दी गई। रेलवे लाइन से वो मजार जो है वो रेलवे लाइन के नीचे आ गया। फिर उसके बाद अब तो वहां वो भी नहीं है, रेलवे लाइन भी नहीं, रेलवे लाइन हटा दी गई है। लेकिन वहां एक बस कूड़े का ढेर है समझ लें, और बस एक कोने में एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा है मीर तकी मीर रोड, बस साहब। और ये हमने किया है मीर के साथ। तो हिस्ट्री विल बी वेरी अनकाइंड टू यू, यू नो, अनलेस आई थिंक इट वाज चर्चिल हु सेड इफ यू वांट history will be kind to me because I intend to write it. So Mir wrote history, but this is what we have done with him. और फिर साहब उसके बाद मिर्जा गालिब, एक दिलावर फिगार की एक नज्म है, गालिब को बुरा क्यों कहो। उसका मैं सिर्फ एक बंद पढ़ रहा हूं क्योंकि वो इस महफिल के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। कि कल एक नाकिदे गालिब ने मुझसे ये पूछा कि कदरे गालिबे मरहूम का सबब क्या है। मुझे बताओ कि दीवाने हजरत गालिब कलाम पाक है, इंजील है कि गीता है। सुना है शहर कराची में भी एक साहब हैं, कलाम उनका भी गालिब से मिलता जुलता है। तो फिर ये गालिब मरहूम ही की बरसी क्यों? मुझे बताओ कि उनमें खुसूसियत क्या है। कभी है महव हसीनों से धौल धप्पे में, ये सब गालिब के शेरों के रेफरेंसेस हैं। कभी है महव हसीनों से धौल धप्पे में, कभी किसी का वो सोते में बोसा लेता है। जो कह रहे हैं कि गालिब है फलसफी शायर, मुझे बताएं कि बोसे में फलसफा क्या है। ये बहुत लंबा इसी तरह से चलता है। फिर उसके बाद वो आखिर में कहते हैं, बताते हैं कि क्या बात बढ़ी जो बात, तो फिर मैंने उसको समझाया अदब में हजरत गालिब का मर्तबा क्या है। बताया उसको कि वो जिंदगी का है शायर, बहुत करीब से दुनिया को उसने देखा है। और जब तजाद की हामिल है उसकी शख्सियत, अजीब शख्स है, बर्बाद होके हंसता है। और वो लिख रहा है हिकायते खूं चका, जब ही तो उसके कलम से लहू टपकता है। और पहुंच गया है वो उस मंजिले तफक्कुर पर जहां दिमाग भी दिल की तरह धड़कता है। He has reached that final state of reflection where even the mind beats like the heart. यही बात है गालिब में मेरे ख्याल से खाद, that even his mind was beating like a heart। मैं बस एक दो चीजें गालिब के मुताल्लिक कहूंगा क्योंकि गालिब के बारे में तो बहुत कहा गया है, बहुत लिखा गया है। और वो ये कि
ह्यूमनिज्म जो है गालिब के यहाँ वो बहुत जबरदस्त है। मेरे ख्याल से आपको ऐसा ह्यूमनिज्म जैसा उर्दू शायरी में गालिब के यहाँ खास तौर पे, मीर के यहाँ भी, लेकिन गालिब के यहाँ खास तौर पे ऐसा मिलता है, वो आपको कहीं और किसी भी शायरी में, वर्ल्ड पोएट्री में मिलना मुमकिन है नहीं है। और बहुत सारी चीजें इस तरह की, मैं एक दो शेर पढ़े देता हूं कि अच्छा, और गालिब के यहाँ भी ये है, जिसको जैसे मीर के यहाँ है, मीर की बहुत मशहूर गजल है, इसको कह रहे हैं, कह रहा था मैं, रेजिस्टेंस टू रिलीजन या टू 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 इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ रिलीजन। कि मीर की वो बहुत मशहूर गजल आप सबने सुनी है, बेगम अख्तर ने गाई है कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। इसमें ऐसे ऐसे शेर हैं जो गाए नहीं गए हैं कि शेख जो है मस्जिद में नंगा रात को था मैं खाने में, कुर्ता जुब्बा खुरका टोपी मस्ती में इनाम किया। और और मक्ता जो है इसका कि मीर के दीनों मजहब को अब पूछते क्या हो, उनने तो कशका खींचा दैर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। गालिब जो इस हवेली में, जिसको गालिब की हवेली कहा जाता है दिल्ली में, जो आजकल थोड़ी सी बचा ली गई है हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, अ, वो हवेली है जिसमें बल्ली मारान के मोहल्ले में, जिसमें गालिब के आखिरी 9 साल गुजरे हैं जिंदगी के। उससे पहले वो जिन जिन घरों में रहे उनका कोई अता पता ही नहीं है, अलावा उस पहले घर के जहां वो शिफ्ट हुए, जब वो अब शादी करके आगरे से दिल्ली तशरीफ लाए। क्योंकि 12 या 13 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी नवाब साहब लोहारू की भतीजी से, सगी भतीजी से। और दिल्ली में नवाब लोहारू का बहुत बड़ा एक एस्टेट कह लीजिए कि था, जिसको अब लोहारू हाउस कहा जाता है। वहीं बल्ली मारान में सबसे पहले गालिब और उनकी बेगम उमराव वहीं जाके कुछ दिनों रहते हैं। फिर उसके बाद अलग अलग किराए के मकानात में बल्ली मारान में ही गालिब रहे, लेकिन उन मकानात की कोई निशानदेही नहीं कर पाया है। ये जो गालिब की हवेली जिसे कहा था, और अभी मैं कुछ दिखाऊंगा अभी तस्वीर आपको, तो उसके साथ में एक मस्जिद है, अभी भी एक मस्जिद है उसके साथ। तो जब वहां शिफ्ट होते हैं, जब वहां मूव होते हैं, तो शेर है कि मस्जिद के जेर साया एक घर बना लिया है, मस्जिद के जेर साया एक घर बना लिया है, ये बंदा है कमीना हम साया है खुदा है। तो ये इस तरह की चीजें हैं। फिर अच्छा, देखिए वफादारी, जो मैं अर्ज कर रहा था कि ह्यूमनिज्म, सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा मैं। वफादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमा है, वफादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमा है, मरे बुतखाने में तो काबे में गाढ़ो ब्राह्मण को। स्टेडफास्ट लॉयल्टी क्या ईमान है? व्हाट इज द क्विंटेसेंस ऑफ ईमान? द क्विंटेसेंस ऑफ फेथ इज स्टेडफास्ट लॉयल्टी। टू हु? टू हुएवर यू आर लॉयल, हुएवर यू आर लॉयल टू। तो उसकी हद ये है कि मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो ब्राह्मण को। इफ द ब्राह्मण डाइज इन द टेम्पल, bury him in the Kaaba, which is the exact antithesis of the temple, because he was steadfast in his loyalty towards the idols. I mean, this is, where is Ghalib, I think, is particularly relevant in the 21st century today, where bigotry and parochialism appear to have popular support in almost every country. And he is above these religious and sectarian and communal factionalisms. तो ये गालिब हैं साहब। और जाहिर है कि उनकी मशहूर, लेकिन गालिब का ये है साहब कि अगर वो शायर ना भी होते तो भी वो, उनके खुतूत ऐसे हैं गालिब के कि ऐसा लिखते थे कि उनका वही मकाम होता उर्दू अदब में अगर वो शेर ना भी कहते। मैं एक खत से, 1857 का एक खत है, उससे एक आपको इक़्तिबास सुना देता हूँ। मौलवी अजीजुद्दीन को लिख रहे हैं 1857 के बाद। साहब, कैसी साहबजादों वाली बातें करते हो, दिल्ली को वैसा ही आबाद जानते हो जैसी आगे थी। कासिम जहां की गली मीर खैराती की फाटक से फतेहुल्ला बेग के फाटक तक बेचराग है। हाँ, अगर आबादी है तो ये है कि गुलाम हुसैन खां की हवेली अस्पताल है, और जियाउद्दीन खां के कमरे में एक डॉक्टर साहब रहते हैं, और काले साहब के मकानों में एक और साहेब आलीशान इंग्लिस्तान तशरीफ रखते हैं। लाल कुएं के मोहल्ले में खाक उड़ती है, आदमी का नाम नहीं। मोहल्ले के मोहल्ले तबाह और बर्बाद हो गए, अहले शहर की जमीयत में फर्क आ गया, और वो हालत हुई सब कुछ बहा कर ले गया, आया था एक सैलाब सा। तो ये तो है गालिब। 1869 में गालिब का इंतकाल होता है। 1857 के बाद दिल्ली में जो शोरा बजते हैं उसमें से सिर्फ गालिब और ज़ौक़,
गालिब और दाग। 1869 में गालिब का इंतकाल होता है, निजामुद्दीन की दरगाह के बिल्कुल साथ में लुहारू, नवाब लुहारू का खानदानी कब्रिस्तान है, वहाँ मदफून होते हैं। और उसके ठीक एक साल के बाद उसी तारीख पे उनकी अहलिया का भी इंतकाल हो जाता है और वो भी वहीं मदफून है। और गालिब के बाद मैंने जो जिन शोरा का इसमें जिक्र किया उसमें हकीम मोमिन खां मोमिन है और बहादुर शाह जफर हैं। बहादुर शाह जफर के बारे में एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसमें लिखी हुई है। वो मैंने सुना, एक जगह सुना था कि शबाना आजमी एक्टर जो है उन्होंने फरमाया कि मैं एक बार रशिया में थी, और वो जाहिर है कि कैफी आजमी की बेटी हैं तो उनका खानदानी ताल्लुक था फैज साहब से, दोस्ती थी उनके वालिदैन की। तो उन्होंने कहा कि मैं रशिया में थी, मॉस्को में शूटिंग कर रही थी, तो पता चला कि फैज चाचा आए हुए हैं, तो मैं उनसे मिलने गई। तो उन्होंने कहा कि बिटिया शाम को आना, हम तुम्हें अपनी एक ताज़ा गजल सुनाएंगे। तो मैं शाम को गई तो उन्होंने मुझे एक पर्चा पकड़ा दिया। तो मैंने वो पर्चा देखा और बहुत शर्मिंदगी से कहा कि माफ कीजिएगा फैज चाचा, मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती। तो बहुत खफा हुए कि भाई क्या मतलब, तुम कैफी की बेटी हो, तुमको उर्दू पढ़नी नहीं आती वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहने कि मैंने बहुत घबराहट में उनसे कहा कि लेकिन फैज चाचा, मुझे आपकी ज्यादातर गजलें, आपका ज्यादातर कलाम जो है अजबर है। तो उन्होंने कहा अच्छा, मसलन। तो कहेंगे मैंने झट से घबराहट में एक शेर पढ़ा। तो उन्होंने कहा बेटा, ये मीर तकी मीर का शेर है। के लिए मैंने घबराहट में एक और शेर पढ़ दिया। तो फैज साहब ने सिगरेट का एक लंबा सा कश लिया और बोले कि देखिए, मीर तक तो ठीक है, लेकिन बहादुर शाह जफर को हम शायर नहीं मानते। लेकिन बहरहाल बहादुर शाह जफर का ये कमाल था कि लंबी बहर में उनकी बहुत जो है महारत थी कि अ, जा कहियो उनसे नसीम सहर, मेरा चैन गया मेरी नींद गई। ये एक मिसरा है। जा कहियो उनसे नसीम सहर, मेरा चैन गया मेरी नींद गई। तुम्हें मेरी ना मुझको तुम्हारी खबर, मेरा चैन गया मेरी नींद गई। न हरम में तुम्हारा यार पता, न सुराग दहर में है मिलता। कहाँ जाके देखूं मैं जाऊं किधर, मेरा चैन गया मेरी नींद गई। तो इस तरह की चीजें आपको उनके यहाँ मिल जाएंगी। और फिर शेख इब्राहिम जौक, आप लोग जानते हैं कि जब तक जौक हयात रहे तब तक गालिब को बादशाह सलामत का उस्ताद बनने का शरफ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि जाहिर है कि एक बहुत ट्रेडिशनल किस्म की लेजेंडरी राइवलरी थी दोनों में, ज़ौक़ और गालिब में। और गालिब और बिल्कुल सही समझते थे कि ज़ौक़ उनके आगे पानी भरते थे। अ, लेकिन ज़ौक़ का कमाल ये था कि उनके यहाँ जिस तरह के मुहावरे इस्तेमाल हुए हैं, मैं एक दो शेर सिर्फ पढ़ूंगा, कि जिस तरह के मुहावरे ज़ौक़ ने इस्तेमाल किए हैं और रोजमर्रा इस्तेमाल किया है वो बहुत उम्दा। उसका अ, वैसे ज़ौक़ का ये भी शेर है कि ज़ौक़ जो मदरसे के बिगड़े हुए हैं मुल्ला, उनको मैखाने में ले आओ संवर जाएंगे। तो अब देखिए कि जाहिद शराब पीने से काफिर हुआ मैं क्यों, क्या 1.5 चुल्लू पानी में ईमान बह गया। या मैं एक शेर और पढ़ देता हूं ज़ौक़ का। ए ज़ौक़, दुख्तरे रज को न मुंह लगा, देख दुख्तरे रज को न मुंह लगा। मुंह लगाना जो मुहावरा है, मुंह लगा, छुटती नहीं है मुंह से यह काफिर लगी हुई। तो इस तरह रोजमर्रा का काफी उनके इस्तेमाल है। और जाहिर है गालिब से जो ऐसी राइवलरी थी, आप सब लोगों ने शायद वो सुना होगा किस्सा, कि गालिब ने एक बार उन पे एक मिसरा कस दिया था कि फिरा है शाह का मुसाहिब, बना है बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता। तो अगले बार मुशायरा जब हुआ किला मोहल्ला में, तो इन्होंने शिकायत की बादशाह सलामत से। तो बादशाह सलामत ने पूछा इनसे, मिर्जा गालिब से, कि मिर्जा नौशाह, क्या आपने ये मिसरा पढ़ा, कसा उनकी ऐसी गुस्ताखी की आपने कि उस्ताद की शान में, कि ये मिसरा कसा आपने। तो उनका हुजूर, बिल्कुल ये मिसरा मेरा ही है, लेकिन इससे उस्ताद ज़ौक़ का कोई ताल्लुक नहीं है, उनके लिए नहीं है। ये तो मेरी नई गजल के मक्ते का पहला मिसरा है। तो उनका मक्ता इरशाद फरमाएंगे आप। तो उन्होंने मक्ता पढ़ दिया कि ही टर्न द टेबल ऑन हिमसेल्फ, कि हुआ है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता, वगर ना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो ज़ौक़ समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा हुजूर, जब मक्ता इतना अच्छा है तो पूरी गजल कितनी अच्छी होगी, सुनी जाए।
तो गालिब ने से उन्होंने कहा बादशाह सलामत ने कि भाई आज के मुशायरे का आगाज जो है मिर्जा गालिब करेंगे। तो गालिब ने गजल पढ़नी शुरू की, मतला पढ़ा, बहुत उम्दा मतला है, कागज निकाला, जेब में से पढ़ना शुरू किया, पर्चा निकाला। और जब वो इस शेर पे पहुंचे तो कहा जाता है कि ज़ौक़ भी तारीफ करने से रुक ना पाए। और वो शेर उनका वो कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। साथ में मुझे मालूम नहीं कि कहाँ तक ये बात सही है, कहीं रिकॉर्डेड तो नहीं है, लेकिन ओरल हिस्ट्री में अक्सर आती है कि साथ में मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा बैठे थे, और मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा ने वो पर्चा गालिब के हाथ से लिया तो पूरा का पूरा खाली था। तो फिल बदी उन्होंने ये शेर कहे थे, और जाहिर है कि वो मिसरा उन्होंने उन पे ही कसा था। मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा खुद बहुत अच्छे शायर थे, और एक बार गालिब जो है वो जाहिर आप लोग जानते हैं कि कर्ज बहुत लेते थे, और कर्ज लेके वो शराब खरीदते थे। मेरठ छावनी से उनकी शराब आती थी, दो किस्म की सिर्फ शराब पिया करते थे वो, अंग्रेजी। तो एक बार एक जिससे उन्होंने कर्ज लिया हुआ था उसने इनको स्मॉल कॉजेस कोर्ट जो था दिल्ली में, काजीज कोर्ट, उसमें मुफ्तीज कोर्ट, उसमें इनको उनके खिलाफ एक मुकदमा दायर किया, रिकवरी का मुकदमा। आज भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी और यहाँ भी इंग्लैंड में जहाँ मैं हूँ, सिविल प्रोसीजर्स कोड जो है वो उसमें एक प्रोविजन है, और सेम प्रोविजन है तीनों मुल्कों में, कि अगर डिफेंडेंट कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है जिसको एडमिशन या कन्फेशन माना जा सकता हो, तो उस हद तक सूट सूट को डिक्री कर दिया जाएगा बगैर ट्रायल किए हुए। क्योंकि ट्रायल में बिला वजह क्यों वक्त बर्बाद किया जाए, जब उसने कबूल ही कर लिया है अपना गुनाह, तो जिस हद तक कबूल किया उस हद तक जो है वो डिक्री हो जाएगी। तो वो जमाना ऐसा तो था नहीं कि जज साहबान कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम ये नहीं सुनेंगे केस, हम इनको जानते हैं। सुनते थे और पूरा का पूरा इंसाफ करते थे, चाहे उनके सामने कोई भी हो। केस लग गया मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा के सामने। मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा जो थे वो, he was the chief grand mufti of Delhi, the highest judicial position that an Indian could reach at that time, और बहुत अच्छे दोस्त थे गालिब के, खुद शायर थे। तो गालिब जब पहुंचे मुफ्ती साहब के की अदालत में, तो मुफ्ती साहब ने उनसे पूछा कि मिर्जा नौशा ये कर्ज आपने लिया था? गालिब ने अपना शेर पढ़ा कि कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। The Mufti Sahab treated this as an admission of the decretal amount, decreed the suit there and then without trial, took out the decretal amount from his pocket, gave it to the plaintiff and asked Ghalib to go back home. तो ये उनका ओहदा था मिर्जा गालिब का। और ज़ौक़ का मैं आपको बता ही चुका हूं ये कि, और फिर आखिरी जो शायर दिल्ली के माने जाते हैं, दिल्ली स्कूल के, वो दाग दहलवी। और उनको मैंने हर चैप्टर में शायर के नाम के बाद एक सब टाइटल लगाया है, जो दाग दहलवी के बारे में मैंने लिखा है, नवाब मिर्जा खान दाग दहलवी, द लास्ट कैसनोवा ऑफ दिल्ली। भाई समझ लीजिए कि यही थे मेरे ख्याल से कि गालिब के बाद शायद सबसे ज्यादा गजलें उर्दू शायरी में, क्लासिकल उर्दू शायरी में, वो दाग की ही गाई गई हैं। और बहुत मशहूर एक बात है जो शम्सुर रहमान फारूकी साहब ने अपनी एक किताब में भी लिखी है, ये किस्सा लिखा है उन्होंने, कि एक तरही मुशायरा हुआ था जिसमें ख्वाजा हैदर अली आतिश लखनऊ के बहुत मशहूर शायर थे, उनकी उनकी गजल के एक मतले को मतला तरह बनाया गया, मिसरा तरह बनाया गया था कि मगर उसको फरेबे नरगिसे मस्ताना आता है, उलटती हैं सफ़े गर्दिश में जब पैमाना आता है। तो इस तरह ही मुशायरे में दाग ने एक बहुत खूबसूरत गजल कही, मुझे ए अहले काबा याद क्या बुतखाना आता है, उधर दीवाना जाता है इधर मस्ताना आता है, और रुखे रोशन के आगे शमा रखकर वो ये कहते हैं, इधर आता है या देखें उधर परवाना जाता है। तो ये गजल सुना है कि गालिब को बहुत पसंद आई, और गालिब ने एक बार ये जा रहे थे नीचे से, अच्छा इनके साथ एक ये भी था कि दाग जो हैं वो नवाब साहब लुहारू के बेटे नवाब शमसुद्दीन के बेटे थे दाग। अब देयर इज सम डाउट अबाउट हिज पेटर्निटी, बट इट इज वाइडली बिलीव दैट ही वाज द सन ऑफ नवाब शमसुद्दीन, who was the son of Nawab Loharu, and therefore also Ghalib's wife's cousin.
तो उनका कुछ जरा आपस में डिस्प्यूट भी था। तो ये दाख कहते हैं कि मैं बहुत घबरा रहा था कि गालिब कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे ये गजल जब सुनेंगे। तो सुना कि एक बार वो जा रहे थे बल्ली मारान से साहब निकलते हुए, तो गालिब अपनी हवेली में ऊपर खड़े थे, उन्होंने उनको बुलाया ऊपर। जब वो गए तो उनसे बहुत अच्छी तरह मिले विले और कहा कि तुम तो मेरे भतीजे हो वगैरह वगैरह। पर ये ओरल हिस्ट्री है, दोबारा ओरल हिस्ट्री है ये भी, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन मैं दाग की एक चीज बस आपको सुना के इजाजत लेता हूँ, और फिर मैं आपको एक दिल्ली के सफर पे ले चलूंगा तस्वीरों के जरिए। कि दाग आखिरी बार दिल्ली आते हैं 1905 में, 1904 में, 5 में तो उनका इंतकाल ही हो जाता है। और वो वहाँ हैदराबाद में मदफून है दरगाह में। क्योंकि 1857 के बाद दिल्ली की जो हालात हैं, वो अभी आपने गालिब के खत में सुना कि क्या हालत हो गई। 1857 चेंज दिल्ली फॉर एवर। जामा मस्जिद को अक्वायर कर लिया गया, मस्जिद फतेहपुरी को अक्वायर कर लिया गया, वहां बेकरी बना दी गई। और बहुत अरसे के बाद चुन्ना मल, जो दिल्ली के एक बहुत मशहूर बिजनेसमैन थे, उन्होंने उसको खरीद के वापस जो है खरीदा अंग्रेजों से। तो ये और अभी आप फरमा रहे थे जब शुरुआत में मेरे जो आपने तारुफी कलमात में फरमाया कि मैंने लिखा है इस किताब में कि हर घर, हर कमरे में हमारे यहाँ जो है वो दीवाने गालिब और कुल्लियात, नुस्खा है वफा वगैरह होता था। ये बात सही है। ये बात ये भी सही है कि हमारे यहाँ तो ज्यादातर कॉन्वर्सेशंस जो है, डाइनिंग टेबल कॉन्वर्सेशंस, दे वर नॉट जस्ट और आर नॉट जस्ट अबाउट पोएट्री बट ऑल्सो इन पोएट्री। तो इसमें दाग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और वो ये है कि माफ कीजिएगा, सॉरी। अब वो ये है कि एक बार मेरे पास एक घर में, मैं बचपन में खरगोश पला हुआ था। तो हम लोग सब डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, खाना खा रहे थे, और वो खरगोश साहब जो हैं वो किचन से झांक कैसे देखते थे, उनको बुलाओ तो अंदर वापस चले जाते थे। तो हमारी अम्मा ने दाग का शेर पढ़ा कि माफ कीजिए साहब, ये मैं इसको बंद कर दूं किसी तरह। जी। तो हमारी अम्मा ने दाग का शेर पढ़ा कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। तो दाग से मेरा अपना कि पर्सनल ताल्लुक भी रहा है। अगर आप बस मुझे आधा सेकंड दें, कोर्ट से फोन आ रहा है बार बार, मैं उसको उनसे कह दूंगी मैं बात नहीं कर सकता हूँ। जी। तो ये आखिरी शायर थे दिल्ली के, दाग, जिनका ये शेर है और जिनकी बहुत मशहूर गजल है कि उजराने में भी है और बुलाते भी नहीं, बायसे तरक मुलाकात बताते भी नहीं। तो अब ये जो कहानी आपने मुख्तसरन सुनी है, मैं इस पे आपको एक दिल्ली की एक हेरिटेज वॉक पे ले चलता हूं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा, एक मिनट सा। ये somebody will have to give me access to you know screen share. जी कर दिया आपको कोहोस्ट, आपको यू आर को होस्ट नाउ। ओके। ये दिख रहा है आप लोगों को अब स्क्रीन? जी देख रहे हैं। जी। अच्छा देखिए साहब, ये मस्जिद है दिल्ली में अभी भी, आसिफ अली रोड पे। इसको जीनतुल मसाजिद कहा जाता था। ये जीनत महल शाहजहां की जो बेटी थी उन्होंने बनवाई थी, और इसको आम जबान में घटा मस्जिद कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ये, अभी अभी थोड़े दिनों पहले की तस्वीर है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि खाने आरजू, जो एक बहुत मशहूर फारसी के उस्ताद थे और जिन्होंने पहली डिक्शनरी फारसी की लिखी और फारसी और संस्कृत का कंपैरिजन किया पहली बार, खाने आरजू, वो यहाँ बैठ के दर्स दिया करते थे। और मीर तकी मीर और सौदा दोनों अपने बचपन में इनके यहाँ हाजिर हुआ करते थे, इसी मस्जिद में बैठ के उनके दर्स में शामिल हुआ करते थे। घटा मस्जिद अभी भी पूरे ये यूज में है। और
बाकायदा इसमें 5 वक्त की नमाज भी होती है और एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी है। साहब ये दरगाह, इस पे लिखा हुआ है दरगाह हजरत ख्वाजा मीर दर्द। तो दिल्ली में ही बिल्कुल दरियागंज से पहले एक मोहल्ला है छोटा सा, उसका नाम है बस्ती हजरत ख्वाजा मीर दर्द। बिल्कुल वहां आप समझ लीजिए कि स्लम एरिया, झोपड़ियां हैं, गुर्बत है बहुत ज्यादा। एक आप लेन्स के अंदर से चलते हुए ऐसे जाइए जहाँ पे गोश्त की दुकानें हैं, परचून की दुकानें हैं, तो आप इस जगह पे पहुंचेंगे जहाँ लिखा हुआ है दरगाह हजरत ख्वाजा मीर दर्द। बाकायदा एक दरगाह कमेटी वगैरह बनी हुई है। अब यहाँ पे किसी को ये बात मालूम ही नहीं है कि ख्वाजा मीर दर्द एक शायर भी थे, मच लेस कि कितने बड़े शायर थे। वो लोग समझते हैं कि कोई एक सूफी बुजुर्ग थे और उनकी दरगाह है और हर साल जो है उनका उर्स मनाया जाता है वगैरह वगैरह। ये है देखिए साहब, हजरत मीर दर्द वेलफेयर सोसाइटी, बबलू प्रधान वगैरह। ये ये किया है हम लोगों ने ख्वाजा मीर दर्द के साथ। अच्छा, गालिब की एक कहानी ये भी है कि दिल्ली में जो दिल्ली कॉलेज जिसको कहा जाता था बाद में, और अब उसको जाकिर हुसैन कॉलेज कहा जाता है, इन मेमोरी ऑफ, एज अ ट्रिब्यूट टू द लेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन। दिल्ली कॉलेज उस जमाने में, गालिब के जमाने में, दिल्ली का वाहिद हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था। ये इस एंग्लो अरबिक स्कूल है दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में, ये उसकी बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग में पहले दिल्ली कॉलेज हुआ करता था। तो ये बहुत मशहूर वाकया है कि दिल्ली कॉलेज में फारसी के उस्ताद की जगह खाली थी और मोमिन खां मोमिन से को वो जगह ऑफर की गई। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, मैं तो नहीं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन आप मिर्जा गालिब को ये ऑफर दीजिए, वो मुझसे बेहतर उस्ताद भी होंगे और उनको ज़रूरत भी है, लेकिन उनसे ये बताइएगा नहीं कि मैंने सिफारिश की है, वरना वो कभी नहीं आएंगे। तो जो कॉलेज के हेड थे मिस्टर टॉमसन, उन्होंने मिर्जा गालिब को पैगाम भिजवाया। अच्छा, वो खुद मिर्जा गालिब के बहुत मद्दाह थे और उनके, मिर्जा गालिब उनके घर भी जाया करते थे और जब जाते थे तो बहुत खातिर होती थी उनकी। तो जब उन्होंने बुलवाया मिर्जा गालिब को इस कह लीजिए कि इंटरव्यू के लिए, तो मिर्जा नौशा ये दरवाजा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चुरट में सवार पहुंचे। जब वो पहुंचे तो अंदर पैगाम भिजवाया टॉमसन साहब को कि जाइए कह दीजिए कि मिर्जा गालिब आए हैं। तो अंदर से जवाब आया कि आए हैं तो आए, अंदर तशरीफ ले आए। तो उन्होंने कहा कि भाई बाहर कोई आए मुझे रिसीव करने। तो उन्होंने कहा साहब ये कॉलेज के इंटरव्यू के लिए आप आए हैं, एक वेकेंट पोस्ट के इंटरव्यू के लिए आए हैं, तो जाहिर है आप मेरे घर आते तो मैं जरूर बाहर हाजिर होता, लेकिन यहाँ मैं आई एम बाउंड बाय प्रोटोकॉल। तो मिर्जा नौशा इसी दरवाजे से वापस चले गए। और उस पे उनका एक बहुत मशहूर शेर भी है कि अम, बंदगी में भी वो आजाद और खुद भी हैं कि हम उल्टे फिर आए दरे काबा अगर वाह ना हुआ। कि मैं तो साहब बंदगी में भी, इवन इन सर्विट्यूड, आई हैव नॉट लॉस्ट माई सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं तो काबे से भी वापस आ जाऊंगा अगर उसका दरवाजा मेरे लिए खोला नहीं जाएगा। तो ये वही दरवाजा है जो नहीं खोला गया था और यहीं से वापस आ गए थे। ये आता काले साहब है, गालिब के जो लैंडलॉर्ड थे काले साहब, ये उनका घर हुआ करता था। उनके बहुत सारे मकानात थे और जो लास्ट हवेली गालिब की मैंने सिर्फ अर्ज किया वो भी काले साहब, खुद काले साहब बुजुर्ग थे, वो भी उन्हीं की थी। और बहादुर शाह जफर इनको अपना पीर मानते थे काले साहब को। तो ये एक घर ऐसा है, इसकी रेलेवेंस ये है कि अब जाहिर है कि ये हवेली रही होगी इस जमाने में, अब तो छोटे छोटे इसमें मकानात बन गए हैं। ये बल्ली मारान में ही ये घर है और गली कासिम जान में। और इसकी रेलेवेंस ये है कि जब गालिब को एक बार जुए की वजह से कैद हो गई थी, तो वो कैद थी तो ज्यादा लंबी थी, 6 महीने की, लेकिन 3 महीने में वो निकल आए थे। और बादशाह सलामत ने भी रिकमेंडेशन की और भी बहुत लोगों ने। बहरहाल फाइनली वो डॉक्टर रॉस थे जो सिविल सर्जन, उनकी रिकमेंडेशन पे वो छूट के आए थे बाहर। गालिब जब बाहर आए तो वो अपने घर में नहीं रहना चाहते थे, तमाम वजूहात थी उसकी। तो वो इस घर में काले साहब के इस घर में आके रहे थे करीब 1 महीना। और एक रोज कोई इनसे, अच्छा, तो काले साहब ने उनसे कहा था कि मिर्जा नौशा बस आप पे ये बंदिश है कि आप इस घर में शराब नोशी नहीं करेंगे। तो जाहिर है बहुत परेशान थे। तो किसी ने एक दिन पूछा कि मिर्जा कैसा लग रहा है वापस आके? तो बोले कि वैसा ही लग रहा है जैसे कैद में लग रहा था, पहले गोरे की कैद में था, अब काले की कैद में हूँ। तो काले साहब के बारे में ये कहा गया। ये शरीफ मंजिल की एंट्रेंस है साहब। शरीफ मंजिल इस दी, ये पुश्तैनी हवेली है हकीमों की। और हकीम अजमल खां के वालिद हकीम महमूद खां ने ओरिजिनली इसको बनवाया था। और हकीम महमूद खां जो थे वो
नवाब पटियाला, उसके राजा महाराजा पटियाला के हकीम थे। महाराजा पटियाला ने अंग्रेजों का साथ दिया 1857 में। इसलिए ये गली पूरी, ये गली कासिम जान की बिल्कुल एंट्रेंस पे है। इसलिए इनकी हवेली और ये गली पटियाला के महाराजा के जो ट्रूप्स थे उन्होंने उसको उसकी हिफाजत करते थे वो, इसलिए यहाँ ज्यादा मारकाट नहीं हुई 1857 में। तो Ghalib took refuge in this Haveli for a couple of months during 1857, and that's how he was saved. His life was saved. His brother was killed in 1857, but Ghalib's life was saved because he took refuge in this Haveli, protected by the troops of Maharaja of Patiala. सब हकीम एहसानुल्लाह खां जो बहादुर शाह जफर के हकीम थे, उन्होंने उनकी जो हवेली थी लाल कुएं पे, उसकी ये बैठक हुआ करती थी उस हवेली की। इसमें बाद में एक्सेल्सियर सिनेमा बना दिया गया, और अब ये एक्सेल्सियर सिनेमा भी बंद हो चुका है। अब ये वहां सिर्फ एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा है, प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट वगैरह वगैरह, और फला हाई कोर्ट ऑर्डर और क्या क्या। ये गालिब की ऐसी इतनी याद है बस हम लोगों को। गालिब कबाब कॉर्नर, ये गालिब के मजार के सामने है। तो साहब ये भी पुरानी दिल्ली, ये कूचा चेलान है जहाँ का मैं जिक्र कर रहा था, जहाँ मीर सबसे पहले आके रहा करते थे। वहीं बाद में मोमिन खां मोमिन का भी घर था, जहाँ से वो डॉन अखबार लॉन्च हुआ है। और इसका नाम है हकीम आगा जान का छत्ता। छत्ता मतलब ये है कि जब गली के दोनों तरफ मकानात हों और उन दो मकानों को, उसमें से दो मकानों को मिला के ऊपर से एक कर दिया हो, एक ऐसे ब्रिज सा बना के, तो उसको छत्ता कहते हैं। तो ये हकीम आगा जान का छत्ता है। यहाँ अभी भी ये गली जो आप देख रहे हैं, इसकी जो आप ढाबा देख रहे हैं, इसके साथ में एक गली अंदर जा रही है जिसका नाम है गली मोमिन वाली। उसमें बहुत छोटे छोटे मकानात हैं। वो मोमिन की हवेली को तोड़ तोड़ के वो मकानात बनाए गए हैं। यादगार ज़ौक, ये ज़ौक का मज़ार है। ये एक जगह है पहाड़गंज में दिल्ली में, किला, वहाँ एक दरगाह है, और ज़ौक की ये ख्वाहिश थी कि मुझे वहीं पास में दफन किया जाए। उनकी अकीदत थी उन बुजुर्ग से। तो किले के पास ये यादगार ज़ौक, ये कुछ साल पहले तक यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स थे, पब्लिक कन्वीनियंसेस। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से उस जगह को, उसको खाली करवाया गया। और यहाँ ये जो आप देख रहे हैं, ये चीज ये बनाई गई है। अगर आप इसको बड़ा करके देखेंगे तो इसमें ताला लगा है, और ये जो बोर्ड लगा है साथ में, इस पे लिखा है इट्स अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट अंडर सो एंड सो आर्कियोलॉजिकल वट एवर एक्ट। हम लोग गए साहब ढूंढते ढूंढते, इसको 1.5 घंटा लगा ढूंढने में। किसी ने ज़ौक का वहां नाम ही नहीं सुना था उस मोहल्ले में। और फिर फाइनली पता चला कि अच्छा अच्छा, ये फोटो दिखाई इसकी हमने कुछ बच्चों को, स्कूल के बच्चों को। तो उन्होंने कहा हाँ साहब, वो एक फला कूड़ेदान है, वो कूड़ेदान के पीछे ये जगह है। तो रिक्शे वाले ने कहा हमको पता है कूड़ेदान कहाँ है। तो कूड़ेदान पे हम लोगों को लेके आया, उसके पीछे देखा ये है। पता चला कि बंद क्यों है भाई, तो उन्होंने कहा कि गार्ड के पेट में दर्द है, वो घर चला गया है। तो और यहाँ से आप देखिए अगर, तो अंदर एक कब्र है, बस दैट्स ऑल। और इसके साथ में ये किला है वही जिसकी का जिक्र हो रहा था अभी, जो मोहल्ला है। जो दोनों तरफ आप देख रहे हैं, ये ज्यादातर पत्थर नहीं है, पत्थर सिर्फ यहाँ है, ज्यादातर कूड़ा है। दिस इज हाउ वी आर प्रिजर्विंग यू नो दी आर हेरिटेज। और ये वही ज़ौक हैं जो लिटरली ही वाज रूलिंग दिल्ली, लिटरली रूलिंग दिल्ली, जो कहते थे बादशाह सलामत से भाई होता था, अब फ्रॉम अबाउट 1.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। और ये उनका हाल कर दिया गया है। ये सब जफर महल है, ये कुतुब मीनार के पास मेहरौली में, ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह के बिल्कुल साथ में इन्होंने अपना विंटर पैलेस बनाया था बहादुर शाह जफर ने। ये वो है, ये आप देख रहे हैं इसके पीछे किस तरह से जफर महल की दीवार को इस्तेमाल करते हुए कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और किसी से कोई मतलब नहीं है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे को आप लिखते जाइए, कुछ करते जाइए, कोई मतलब नहीं। ताश पत्ते भी पड़े हैं यहाँ, यही सब होता है। और ये बहादुर शाह जफर का मशहूर शेर है कि है कितना बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। क्योंकि उनको तो वहां भेज दिया गया था रंगून, वहां दफन है वो। तो ये जो आप देख रहे हैं कब्रें, उन्होंने इसमें एक जगह अपने लिए ईयरमार्क की थी। और ये जो है जिसमें घास उग रही है, ये वो जगह है। ये अभी भी वो, यही वो 2 गज जमीन है जिसका जिक्र इस शेर में है। और ये अभी भी वैसे की वैसे ही वहां प्रिजर्व्ड है। और साथ में उनके वालदेन की खबरें हैं। ये दिल्ली की जामा मस्जिद है, जहाँ की सीढ़ियों पे बैठ के मीर ने वो सब अपनी शायरी का बाटर किया। ये कुछ दिनों पहले की रमजान की शायद तस्वीर है साहब। ये हमने कर दिया है किला मोहल्ला को।
वी हैव मेड अ जोक आउट ऑफ इट। ये लाल किला है जहां से बादशाह सलामत दिल्ली से लेके और पालम तक पे, और उनसे पहले पता नहीं पूरे हिंदुस्तान पे बादशाहत फरमाया करते थे। ये हमने एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था अपनी किताब में। और वो एक्सपेरिमेंट ऐसे किया था कि इसका ये जो आइडिया है ये डॉक्टर नोमान माजिद का था। यानी कि जहरा निगाह साहिबा के साहबजादे उस वक्त दिल्ली में पोस्टेड थे। तो ये जितने शुअरा मैंने कवर किए हैं अपनी किताब में, उन सब के हमने इस तरह से पोर्ट्रेट्स बनवाए एक बॉलीवुड पोर्ट्रेट मेकर से, पोस्टर मेकर से। उसने ये पोर्ट्रेट्स बनाए, उसको अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर नोमान माजिद। फिर इनको हम उन उन जगहों पे ले गए जो जहाँ जहाँ ये शायर या रहा करते थे, या जहाँ उनकी बैठकें थी वगैरह वगैरह, और फिर आज वो कैसा है उस जगह को दिखाने के लिए ये खिंचवाई हमने। अब जैसे कि ये दाग दहलवी हैं सबसे पहले वाले में, ये सैलून के अंदर बैठे हैं जहाँ वो रहा करते थे उस जमाने में। इसके नीचे ये उस्ताद ज़ौक हैं, ये अपनी गली में। ये आप देख रही हैं, ये मोमिन खां मोमिन है ऊपर गालिब के ऊपर। और ये जगह जो है राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है इसके ऊपर। राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल जो है ये हमदर्द वालों का है। और हकीम अब्दुल हमीद साहब और उनके भाई जो पाकिस्तान में थे, आपके हकीम साहब, उनके उनकी वालिदा का नाम राबिया था। ये उनके नाम पे गर्ल्स स्कूल है। ये लोहारू एस्टेट है, उसको हमदर्द ने खरीद लिया था। उसके एक पोर्शन में राबिया गर्ल्स स्कूल बनाया गया है। ये वही लोहारू एस्टेट है जहां मिर्जा गालिब सबसे पहली बार जब दिल्ली आए हैं 12-13 साल की उम्र में तो रहा करते थे। ये नीचे गालिब की हवेली है जहां गालिब बैठे हुए हैं, और ये एक बुजुर्ग उनको देख रहे हैं। ये गालिब की हवेली है, वही जिसमें मस्जिद के जेर साया। ये ऊपर ये वो हैं ख्वाजा मीर दर्द हैं टेंट हाउस के बाहर। ये मीर तकी मीर हैं साहब शरीफ मंजिल के सामने, एक लोहे की दुकान पे बिक रहे हैं। और ये सौदा है, ये मेन चांदनी चौक है। मेन चांदनी चौक में जहाँ से सौदा आया जाया करते थे किला मोहल्ला तक, ये रिक्शे पे जा रहे हैं। और ये बहादुर शाह जफर अपने किले के बाहर कपड़े सुखा रहे हैं साहब। तो एक कुछ शेर याद आ रहे हैं मुझे, उसी में मैं खत्म करूंगा कि अनवर जलालपुरी के शेर हैं कुछ कुछ यकीन कुछ गुमान की दिल्ली, कुछ यकीन कुछ गुमान की दिल्ली, अनगिनत इम्तिहान की दिल्ली, मकबरे भी नहीं सलामत अब, थी कभी आन बान की दिल्ली। और ख्वाब, किस्सा, ख्याल, अफसाना, ख्वाब, किस्सा, ख्याल, अफसाना, हाय उर्दू जबान की दिल्ली, और बेजबानी का हो गई है शिकार, बेजबानी का हो गई है शिकार, असदुल्लाह खान की दिल्ली। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं देख रहा हूं कि यहाँ भी और आपके ऑडियंस में भी और ऑनलाइन ऑडियंस में भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मैं अलग अलग सलाम करना चाहता हूं, लेकिन जाहिर है कि वो मुमकिन नहीं है। तो उन सबको मेरा आदाब, तस्लीम, सलाम। लोगों ने दिल्ली से भी ज्वाइन किया हुआ है, अमृतसर से भी ज्वाइन किया हुआ है, लंदन से भी ज्वाइन किया हुआ है, और पूरे पाकिस्तान से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तय साहब, हमारी कोशिश तो ये होती है और खुशी होती है कि आप कराची आते, मगर आप कराची नहीं आ सके, आप हमको दिल्ली ले गए। और वो जो कैफियत आपने बयान की है, और उसके बाद जो आप जिस जिस दर्द का आप इजहार कर रहे हैं कि वहाँ गालिब कबाब हाउस, तो हमारे यहाँ भी टीपू सुल्तान रोड के ऊपर गालिब मौजूद हैं, एक रेस्टोरेंट की सूरत में। अगर आप किसी किसी से पूछेंगे गालिब जाना है या गालिब में क्या, गालिब में मिलेंगे। उसी तरह से मंटो जो है वो ये अब ओढ़नी बन गए हैं। मंटो हाँ, की ओढ़नी, मंटो की शलवार कमीज, मंटो का है ख्याल। मेरे पास, है मेरे देर पास। जी। जो 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 लोग भी लाहौर से आते हैं वो यही लेके आते हैं तोहफा आजकल। जी जी, बहुत तकलीफ दे अमर है कि ये जो यंगर जनरेशन है, अब वो बंटो को सिर्फ ओढ़नी ही समझती है और गालिब को सिर्फ रेस्टोरेंट समझती है। ये एक और एक तकलीफ दे अमर है। मगर ये जो आपका एफर्ट है बिलावड दिल्ली का, ये बिलावड उर्दू है जो कि आपने इसमें अंग्रेजी में कैप्चर की है। और एक तरीका ये भी है कि उर्दू को अंग्रेजी का लिबादा ओढ़ के वहां तक पहुंचाया जाए जहां वो नहीं पहुंच पा रही थी। चाहे वो जो आपके मॉन्यूमेंट्स है वो सब खत्म होते जा रहे हैं और खत्म हो जाएंगे, मगर कम से कम उनके अल्फाज और अल्फाज की ताकत मौजूद रहेगी इंशाल्लाह।
सिर्फ अभी आपके ऑडियंस के मेंबर से बहुत से लोगों के सवालात भी होंगे, मुझको सिर्फ एक शिकवा करना है। और शिकवा इरशाद। ये है कि जब हम उर्दू को रोमन जबान में पढ़ते हैं तो वो हिचकियां ले लेके पढ़ना पड़ता है। तो आपकी जो तीसरी एडिशन हो उसके अंदर प्लीज उर्दू स्क्रिप्ट भी शामिल करें। जी, असल में ये बिल्कुल बहुत आपका शिकवा जो है बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इसके हमारे पब्लिशर साहब जो हैं दो जस्टिफिकेशन दिए उन्होंने इसके। एक तो ये जाहिर है कि उससे किताब का बल्क बहुत ज्यादा बन जाता है जी अगर जी, आप उस हर बिल्कुल। शेर को। और फिर यकीनन। दूसरी बात ये है कि अगर मैं ये करूं तो फिर आप तो उर्दू के लिए कह रहे हैं, हिंदी। उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हमारे यहाँ हिंदी स्क्रिप्ट में भी हो, जी देवनागरी में, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई उर्दू स्क्रिप्ट पढ़ता ही नहीं है। मैं पढ़ता जी हूँ, जी हमारे खानदान में पढ़ी जाती है। जी। तो या मौलाना पढ़ते हैं जो समझ नहीं पाते कि क्या पढ़ रहे हैं। तो तीन स्क्रिप्ट्स में करना जो है बहुत उनके लिए इट मुश्किल। वाज नॉट मेकिंग एनी जी कमर्शियल सेंस टू देम। जी। और लेकिन जी, लेकिन ये मैंने उनसे वादा ले लिया है कि अगला एडिशन वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए निकाल रहे हैं, जो एक विद अ लोकल पाकिस्तानी पब्लिशर, उसमें वो उर्दू स्क्रिप्ट में भी करेंगे, और जो अगला एडिशन हिंदुस्तान में निकलेगा उसमें हिंदी स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट में होगा। जबरदस्त, ये एक तो बहुत जी चूंकि यही यही जी तालियां बज गई। अच्छा, हम लोग अब सवालात कुछ ले सकते हैं, कुछ टाइम जी। हमारे पास है। और ऑनलाइन वाले जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं अगर वो चाहें तो चैट बॉक्स में लिख दें। फरीद साहब जो है वो उसको मॉडरेट कर रहे हैं। फरीद साहब आपके पास कोई सवालात हैं? और यहाँ जो लोग उससे बैठे पहले हुए बस हैं। मैं एक बात अर्ज जी करना जी, चाहता हूँ फरमाइए। कि ज- ये बहुत बड़ी बात है आज कि डिस्पाइट वट एवर इज हैपनिंग इन इंडिया पॉलिटिकली, एक उर्दू का जिस तरह का भी, लेकिन एक बड़ा रेनेसांस किस्म का जो है वो शुरू हुआ है। अब आप देखिए कि अगर आप जश्न रेख्ता में जाते हैं तो 2.5 दिन में कम से कम 3.5 लाख लोगों की ऑडियंस होती है जश्न रेख्ता में दिल्ली में। और उस 3.5 लाख में से आई कैन से दैट एटलीस्ट 90% of those are young people, the youth. And amongst the youth, 75 to 80% people are those whose first language is not Urdu and they are not Muslims. उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं है भाई। तो ये बहुत जरूरी है ये बात बताना लोगों को कि। और अच्छा, और आप अगर यंग पोएट्स का मुशायरा वगैरह भी देखिए उसमें, अ, तो उसमें भी आप ये देखेंगे कि जितने शायर आते हैं यंग शायर, वो कोई इंजीनियर है, कोई मैथमेटिशियन है, इस किस्म की चीजें कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, और हरियाणा से आए हैं आप, राजस्थान से आए हैं आप, ऐसी ऐसी जगहों से आए हैं जिसका उर्दू से कोई खास ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपने अपने शौक से सिर्फ यही नहीं कि उर्दू सीखी है, बल्कि अब आप उसमें मतलब तब आजमाई भी कर रहे हैं शायरी। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरा ख्याल। अब मैं आपके सवाल ले सकता हूँ? जी, अब सवाल ले लेते हैं। एक फरीद, आपके पास कोई सवाल आया है? एक सजेशन आई है, ये वकार यूसुफ साहब हैं। वो कह रहे हैं कि फॉलोइंग ऑन डॉक्टर आमिर सजेशन, एन ऑडियो बुक में आल्सो गो अलोंग वे इन रीचिंग द यंगर जनरेशन। जी, इसमें मेरी गलती है, ये समझ लीजिए कोताही है कि ऑडियो बुक का कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए 3 साल हो गए, लेकिन उसको मैं अभी तक कर नहीं पाया हूँ कि तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। तो मगर अब उसमें वो एक और गम तजवीज, रोजगार। जी, सैफ साहब, ऑडियो बुक आप ही की जबान में होनी चाहिए, आप ही की इसीलिए आवाज तो में नहीं हो होनी पाई है अभी चाहिए। तक। जी, जी जी ठीक है, हम जी। तो इंतजार कर किसी और, लेंगे। आप कोई ऐसा देते ही इसकी जबान में हो तो फिर बहुत अच्छा है वो। नहीं नहीं। वो बल्कि कॉन्ट्रैक्ट साइन है ऑडियो बुक का, उसके अलावा नसीरुद्दीन शाह साहब ने कहा है कि मैं उसका इंट्रोडक्शन पढ़ूंगा अंग्रेजी में। क्या बात। तो वो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, लेकिन ये सब तब होगा जब मैं वकालत से फुर्सत पाऊंगा। साहब बात यह है कि हमने माना, अभी आप कह रहे थे ना कि उन्होंने कहा, रक्षंदा आपा ने, रक्षंदा जलील ने, कि आप वाई डोंट यू डिफेक्ट टू फुल टाइम टू टू लिटरेचर। तो गालिब का ही शेर है, उसका मिसरा है कि हमने माना हम रहें दिल्ली में पर खावेंगे क्या। तो यही मसला है, खावेंगे क्या वाला। जी। लेकिन इंशाअल्लाह जल्दी आएगी ऑडियो बुक। एक इसमें कमेंट आया है, आई आई वांट टू जस्ट रीड दैट कमेंट, अशोक लाल साहब का। कह रहे हैं दिल्ली से, आदाब, बहुत मजा आया आपको देख के, आपको सुन के मेरा मुताला जीरो है, इसलिए भी हर दफा आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद कुछ इजाफा हो जाता है। ये बिल्कुल सरासर जो है झूठ बोल रहे हैं अशोक लाल साहब कि इनका मुताला जीरो है। अशोक लाल साहब दिल्ली में बहुत मशहूर
थिएटर थेस्पियन थिएटर राइटर हैं, शायर हैं, उर्दू के शायर हैं, और ये कह लीजिए कि एक अरसे से दिल्ली वाले हैं। अगर इनका मुताला जीरो है तो फिर हम सबका जीरो ही है साहब। जी। अस्सलामुअलैकुम सैफ साहब, मेरा नाम डॉक्टर मौसम है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, ये जो आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। वो सिर्फ एक कमेंट था, वो ऑडियो बुक की बात हो रही थी। मैं वहाँ पीछे से बैठी हुई डॉक्टर आमिर को कह रही थी, कह दो सुना दो कौन जीता है, ये ना हो कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो वो ऑडियो बुक अगर 3 साल हो गई है तो थोड़ा थोड़ा जी आगे जी जी बढ़ाइए। जी, नहीं इंशाल्लाह। और ये जो शेर आपने पढ़ा, वैसे इसको ऐसे ही गाया है बेगम ने भी और बहुत सारे लोगों ने, कि इसमें रदीफ आ रहा है कि होने तक। हालांकि अगर आप दीवाने गालिब उठा के देखें तो उसमें होते तक है। इस बात पे भी मैंने इस किताब में कमेंट किया है कि बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो आम फहम है, लेकिन दीवान में या कुल्लियात में अलग तरह से लिखी गई हैं। तो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होते तक, ये गालिब की जबान थी। हाँ, सी एक और चीज आपने आज ही, वहां तक मैं आपकी किताब में नहीं अभी पहुंची हूँ, तो जी ये जी ठीक किया, मेहरबानी आपकी, कि अब वो सही जी। जो एक्चुअल है वो आपने बता दिया, मेहरबानी आपकी। कौसर। अस्सलाम वालेकुम, बस एक सवाल है आपसे। जी आपने बेदिल का जिक्र नहीं किया, वो भी तो दिल्ली के थे। नहीं, मैंने जिक्र, देखिए वो है ना गालिब का एक शेर की खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। तो मुझे तो शेरों के इंतखाब ने भी रुसवा कराया है और शायरों के इंतखाब ने भी रुसवा किया है। बिल्कुल बेदिल थे। और अब ऐसे बेदिल के बारे में तो गालिब फरमाते हैं कि तर्ज बेदिल में रेख्ता कहना असदुल्ला खां कयामत है। लेकिन जाहिर है कि ये मैं सिर्फ चॉइस तो ये मेरी अपनी है इसमें, कि मैंने किन शोरा को चूज किया। मुसफ़ी एक बहुत बड़ा शायर है जो नहीं इसमें है, आप आए हैं। शेफ्ता, मुफ्ती सैदुद्दीन आजुर्दा, ऐसे बहुत बड़े बड़े शोरा हैं जो देखिए, अगर कभी इसका सेकंड एडिशन क्या, सेकंड वॉल्यूम निकला, एडिशन तो बहुत निकल चुके हैं, लेकिन सेकंड वॉल्यूम निकला तो कोशिश करूंगा मैं जरूर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नैयर है। इंशाल्लाह। ये पूछा था कि इसमें 8 का जो रखा है आपने, उसकी कोई खास वजह है? कम ज्यादा क्यों नहीं? 8 शायर आपने लिए ना किताब में, जी, मैं वही एनी तो वजह रीजन? अभी बयान कर रहा था इस पहले वाले सवाल के हम्म, जवाब में, उसमें खास कि आपने बस चुनी यही है क्यों कि के? असल में ये 8 इसलिए लिए मैंने कि अपने अपने जमाने में जो सबसे ज्यादा या तो प्रोमिनेंट रहे हो, या शायरी की वजह से अपने, या पॉपुलर रहे हो, उनको मैंने चूज कर लिया। लेकिन उनमें से भी कई शायर हजरात जो हैं वो रह गए हैं, ये बात सही है। और कभी अगर इसका मैंने दोबारा इसके आगे कुछ लिखने का सोचा तो उनको फिर मैं इंक्लूड करूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सैफ साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा सैफ साहब, अभी जो है मैं कुछ अब 2-3 दिन पहले गालिब की हवेली जो दिल्ली के अंदर है उसकी कुछ पिक्चर्स में देख रहा था, तो गालिब की वहाँ पे कुछ गज़लों के शेर भी लिखे हुए थे। अच्छा, तो उसमें वो गालिब की, गलत, वो भी गलत। वो गलत गलत। अच्छा, जी जी उसमें एक जो गालिब की बहुत मशहूर शेर के शेर जो थे, गज़ल है कि फिर मुझे दीदा तर याद आया, उसका एक हाँ। दूसरा शेर लिखा हुआ था वहाँ पे कि कोई वीरानी सी वीरानी है। अच्छा, वहाँ पे जो दिल्ली की जो हवेली में लिखा हुआ शेर है, उसका सेकंड मिसरा ये था कि घर को देख के दश्त याद आया। ये हालांकि गलत लिखा है, दश्त को देख के बिल्कुल घर बिल्कुल। याद। अच्छा, हमने जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कि दश्त को देख के घर याद बिल्कुल, आया, नहीं तो यही है मेरा साहब। आपसे सवाल ये कि आप दिल्ली में भी ज़ाहिर रहे हैं और आपके कुछ वाकफियत भी है, तो वहां पे ये सिलेक्शन किसने किया था, या ये जानबूझ के डेलिबरेटली किया गया कि आप गालिब की वो हवेली देख के दश्त याद आया कि दश्त ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू वो खाली वीरान घर से? वैसे ये आपका इंटरप्रिटेशन जो है, ये उन लोगों को उन तक पहुंचाना जरूरी चाहिए। गालिब बिल्कुल। की हवेली का मामला ये है साहब कि ये पूरी की पूरी हवेली, आखिरी हवेली जो है बल्ली मारान में गली कासिम जान में, जैसे ही आप दाखिल होते हैं चांदनी चौक की तरफ से, ये तो पहली ही बिल्डिंग ये है मस्जिद के साथ में। और ये इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी और उस पर कब्जा था बहुत सारे लोगों का। तो दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन, पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशन फाइल हुआ, जिसमें हाई कोर्ट ने ये हिदायत दी फाइनली जाके बहुत सालों के बाद कि इसको खाली करवाया जाए। लेकिन और जॉइंटली 3 ऑर्गेनाइजेशंस, दिल्ली सरकार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
और एक कोई इंटैक या कोई इस तरह की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये तीन लोग मिलके जो है उसको कंजर्व करेंगे। तो वो उस हिदायत के बावजूद भी पूरा घर वो खाली नहीं करवा पाए, तो उसका एक पोर्शन खाली करा पाए। और इन तीनों लोगों ने अंडर द गाइडेंस ऑफ सम वेरी वेल नोन पीपल हु आई वुड नॉट लाइक टू नेम, ये इस तरह का कंजर्वेशन किया है। मुझे लगता है ऐसा कि गालिब अपनी कब्र में करवटें बदल रहे होंगे उसको देख के, जितनी बार भी मैं वहां जाता हूँ। और हर बार जब मैं दिल्ली जाता हूँ, हर बार तो नहीं, खैर जाता तो मैं हर 6 हफ्ते पे हूँ दिल्ली लंदन से, लेकिन जब भी मैं ज्यादा वक्त के लिए जाता हूँ तो एक वहाँ हेरिटेज वॉक हम लोग कराते हैं मीर और गालिब की दिल्ली। और जब जब भी उस हवेली में जाना होता है, क्या मैं आपको बताऊं कि दिल में बिल्कुल तीर नीमकश की तरह ये अशार ये जो आप शेर आपने पढ़ा, इसका मिसरा ये और बाकी अशार भी लगते हैं। इस पे कई बार हम लोग लिख चुके हैं उन लोगों को जो इसके इंचार्ज हैं, लेकिन हर बार जाइए तो कुछ नया ही और ऐसा मिल जाता है जिससे और कोफ्त होती शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर साहब। है। जी आदाब। बहुत अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया आपकी गुफ्तगू सुन के। और दिल्ली इसके बारे में जो खासतौर पे जो आपका टाइटल था दिल्ली जो एक शहर था, तो इस पे एक जो किताब मुल्ला वाहिदी की पढ़ी थी जिसमें उन्होंने कई इंटेलेक्चुअल्स के खाके थे। उसके बाद अशरफ सुबही साहब के जो उन्होंने उन्होंने तो बिल्कुल ही जो आम आदमी है उनके खाके उसमें लिखे थे। जी हाँ। फिर एक फरहतुल्लाह बेग साहब का जो था कि दिल्ली का यादगार मुशायरा है, जो उन्होंने एक तमसीली जी मुशायरा बयान किया है जिसमें बहुत सारे शायर उन्होंने कवर किए। उसमें से आखिरी शमा। हाँ जी जी जी, आखिरी शमा, तो उसको उसमें उन्होंने मतलब बहुत सारे शायरों के जो काफ़ी तो आपने कवर कर लिए, और भी थे जो ज़ाहिर है इतने मशहूर नहीं रहे होंगे या जितना इनका कलाम नहीं है मयसर। तो बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। और ख़ास तौर पे जब आपने ये बाद में सारी उसकी सैर करा दी ना जगहों की, तो उससे जी। और वो जान पड़ गई इस गुफ्तगू में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। एक सजेशन ऑनलाइन आया हुआ है कि जो ऑडियो बुक जिन्होंने सजेस्ट की थी उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी होनी चाहिए इस मौजू पे जिस पे आपने किताब लिखी। डॉक्यूमेंट्री का मसला ये है साहब कि ओटीटी प्लेटफॉर्म आजकल जो है वो हीरा मंडी दिखा रहा है। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि व्यूअर्स को क्या चाहिए। जी। तो एक लेकिन अगर आप लोगों में से कोई जो है इस पे डॉक्यूमेंट्री बनवाना चाहें, या आपके यहाँ कोई ऐसे साहब हों जो इस पे डॉक्यूमेंट्री बनवाना चाहते हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर माय राइट्स टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री। डॉक्टर शाहिद शमीम साहब कह रहे हैं कि कुछ ऐसे शायर भी थे जो उर्दू या शायरी सीखने के लिए दिल्ली आए, जी। तो उनका जिक्र भी कहीं होना चाहिए। नहीं, उन्होंने ये अज्यूम किया है, डॉक्टर साहब ने, उन्होंने लिखा है इट वुड बी नाइस टू मेंशन देम इन योर नेक्स्ट एडिशन। यस। दैट्स बिकॉज़ परहैप्स ही इज नॉट रेड माय प्रेजेंट एडिशन, ऑल दोस आर मेंशन्ड देयर। Mentioning them is one issue, sir, and having different chapters on them is quite another. So it is physically impossible to have different chapters on every poet. लेकिन कायम चांदपुरी पता नहीं किस किस का जिक्र है इस किताब में ऑलरेडी। तो और कोई सवाल अगर यहाँ टेबल्स या ऑनलाइन तो कोई नहीं पेंडिंग? एक कोई सवाल फरीद साहब? ओके, सो आई थिंक दिस हैज बीन बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही है। और मैंने जैसे कहा कि हम लोग आपने हमको ट्रांसपोर्ट कर दिया उस ज़माने में, उस अहद में, उस दिल्ली के अंदर। वो जो हेरिटेज वॉक की आप बात करते हैं, एक सवाल उसमें मुझको जहन में ये आ रहा था, ये जो आप एक्चुअल फिजिकल वॉक करते हैं, ये सब जो जगहें हैं वो करीब करीब हैं जिसमें आप एक्चुअली इन सब तक पहुंच सकते हैं ठहर जी, के? ज़ौक़ के मज़ार के अलावा बाकी जो मैंने आपको जगहें जितनी दिखाई, ये हम लोग करीब 2 घंटे 2.5 घंटे में कवर कर लेते हैं। तो यहाँ ज़ौक़ का मज़ार है तो वहां से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर ही, लेकिन जाहिर है कि वो आप लंदन तो है नहीं कि 1.5-2 किलोमीटर पैदल चल गए। जी जी आप वहां दिल्ली के ट्रैफिक में 1.5-2 किलोमीटर तक अगर आप चले गए ज़ौक़ के मज़ार तक, तो उसके बाद आप भी वहीं मदफून ही होके आएंगे। जी। आपने सही फरमाया, यही कुछ हालात कराची के भी हैं। जी। सो ये मतलब इतनी इंटरेस्टिंग इसमें गुफ्तगू आपने की है, अशार हमसे शेयर किए हैं। किताब कराची में अवेलेबल है, पहला एडिशन, इंशाल्लाह दूसरा एडिशन भी ये कह रहे हैं, और पाकिस्तानी एडिशन भी शायद आ जाए तो बहुत अच्छा होगा।
हम सब के लिए इंशाल्लाह। ऑडियो बुक तो वो सबसे आइडियल तो ऑडियो बुक होगी, मगर ये सब चीज़ें का इंतज़ार हम कर सकते हैं। और उम्मीद ये है कि हम आपको फिजिकली वेलकम कर सकें सीबेक में, एसआईयूटी में, और इस तरह की एक महफिल आपके साथ यहाँ मुनक्कद हो सके। और गालिब खाने खिलाने के लिए नहीं लेके जाएंगे, ये भी वादा है। और मंटो, चलिए, आपको मंटो की ओढ़नी नहीं देंगे। ये दो ये वादे हम ये पहले दो कर बातें लेंगे। बहुत जरूरी हैं जी जी, जी। बिल्कुल। ये दो बातें उसके साथ आप अगर ये वादा भी कर लें कि जब मैं वापस अपने मुल्क जाऊंगा तो वहां मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी, तो मैं कल हाजिर हो जाता हूँ। हाँ, ये हमारे ये हाथ में, जरा एक ये मुश्किल वादा है ये जी। ये मुश्किल बात है। जी आज दोपहर में जहरा निगाह साहिबा से बात कर रहा था, वो आ नहीं पाई, उनको मगर वो उन्होंने जिक्र किया था, और नुमान साहब का भी जिक्र किया था, और अच्छा हुआ कि आपने वो तस्वीर दिखा दी जो उनके जी। आइडिया के साथ वो की थी। वो इंतहाई मोहब्बत और शफकत का रिश्ता है आपका उनका। इनफैक्ट एक आपका एक शेर था जिस पे बहस यहाँ शुरू हो गई थी, वो वही वाला, हमारे काबे को वहाबियों ने लूट लिया। वो वाला शेर जो था कि दिले सितम ज़दा बेताबियों ने लूट लिया हमारे काबे को, वहाबियों ने लूट लिया। वहाबियों ने लूट लिया। ये किसने लिखा था? इस पे एक बड़ी शदीद बहस शुरू हो गई थी यहाँ जी, की। वो इस एडिशन में उसका करेक्शन है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो करेक्ट। हाँ, तो कोई यानी कि कुछ तस्हीह की जरूरत थी, क्योंकि अब आपने अब मुझको कहा कि डायरेक्ट कर दिया जहरा आपा की तरफ, तो मैं उनके पास जी जी। पहुंच गया कि उन्होंने तो कहा कि भाई मुझको तो याद नहीं है। अब उस पास मैंने अच्छा, फिर उसके इस बाद। इस किताब में काफी कुछ ऐसा है जो हाँ जहरा आपा से मेरे इंटरव्यूज वगैरह पे बेस्ड है। हाँ मैंने ये बात कही भी है इसमें। बहुत कुछ इस तरह के और कई अशार ऐसे हैं जो बल्कि मुझे मिले नहीं कहीं पब्लिश्ड दीवानों में या कुल्लियात में। वो जहरा आपा से मैंने सुने, एंड आई एट्रीब्यूटेड देम टू हर इसमें। अच्छा, आपको ये भी जान के शायद ताज्जुब होगा कि जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है दीवाने सौदा का, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट उनके हाथ से साइन किया हुआ, वो यहाँ लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी में मौजूद है। अच्छा वो उन्होंने, सौदा ने, अब उनके कोई दोस्त थे जो ब्रिटिश अफसर थे, उनको दिया था। और वो हम लोगों की तरह तो है नहीं साहब कि वो ये प्रिजर्व ना करते हो। तो यहाँ वो मौजूद है, वो मैन्युस्क्रिप्ट मैंने खुद देखा है यहाँ इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स में। हाँ जी, जी ये बहुत सारा सब कॉन्टिनेंट का जो आर्काइवल मटेरियल जो प्रिजर्व हुआ है वो बरतानिया में ही है, अनफॉर्चुनेटली। जी। जी हाँ। जी हाँ। हाँ, हमारे बहुत सारे खजानों में ये भी शामिल है। अच्छा, जी अब आपने सवाल का एक चीज हाँ। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस, वेरी मच सर। अच्छा, मैं सिर्फ यही कहना चाहता कि आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ योर्स। और कल मैंने अरे इंस्टा पे आपका देखा था कि आपने रात में पोस्ट किया था कि ये मेरा सेशन है सी पैक में। और मैंने उस पर पहले ही कमेंट मैंने किया था कि आप आते तो उस कदर खुशी होती फिजिकली, क्योंकि मुझे हैरत थी कि किसका आइडिया था कि ऐसा यूटी में अप्रोच किया डॉक्टर सैफ महमूद को। आप इससे पहले केएलएफ में भी आए थे 2013 में मेरे ख्याल से। साहब, मैं 2019 तक साल में 3 बार पाकिस्तान जाता था। तो अब भी जरूर आए ताकि आपको लाइव सुने। और ये आइडिया इंशाल्लाह। किसका था? बाय द वे, डॉक्टर आमिर जाफरी आपका था, डॉक्टर फरहद पॉज़म का था? किसका आइडिया था कि आपको अप्रोच करें और ऐसे यूटी में आपसे? ये लोग तब बताएंगे जब आप ये बताएंगे कि जिसका आइडिया था उसके साथ आप क्या सलूक करने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो संजय रजोड़ा भी पाकिस्तान आए थे रिसेंटली, अभी वो तो 2-3 दफा फ्रीक्वेंट विजिट कर चुके हैं आपके यहाँ के साहब, जो संजय रजौरा तो जाहिर है कि काश मैं संजय रजौरा की तरह की हिम्मत रखता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जी। तो आए इंशाल्लाह, बहुत खुशी होगी। आप नसीब है कि 3 दफा आ गए, हम एक दफा भी वहां नहीं आ पाते, इतनी रिस्ट्रिक्शन। उसी का बदला ले रहे हैं हम। इंशाल्लाह आ, ये चीजें चेंज होगी जी। आपने वो जी केएलएफ में तो सेशन शेयर किया था उनके साथ, फहमीदा रियाज के साहिबा के साथ ना। तो वो भी बहुत खुशी हुई थी देख के सुन के। उसमें तो हमारे काजी फायदीसा भी शामिल थे, आपको सुन रहे थे गौर से बहुत। चले, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, नवाज करो, मेहरबानी। अच्छा, तो सैफ महमूद साहब, इसके साथ हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। आपने जो जितना हमको जितनी इंफॉर्मेशन, नॉलेज और हिस्ट्री अभी उसके जैसे वॉक करा के आप लेके गए, बहुत बहुत अच्छी थी। ये बहुत सब कुछ साथ रहेगा हमारे, और मैं ये सबको इंकरेज करूंगा कि उनकी एक किताब ज़रूर हासिल करें। यहाँ जो पुरानी एडिशन है ये भी, और नया आता आएगा, मगर इसके अंदर बहुत कुछ है जो कि आपको
जो कि आप लेके मतलब पढ़ के खुशी होगी आपको, और सब इतनी चीज़ें पता चलती हैं इससे। और दूसरी एक चीज़ ये कि हम खुद भी अपने अपनी तारीख, ये हमारी तारीख है, और मतलब बरसगीर की या तारीख है, उर्दू की तारीख है, और ये कहीं जाने वाली नहीं है। आई थिंक ये कहीं जाने वाली नहीं है। ये चाहे वो आपने बहुत ग्लूमी पिक्चर पेश की है कि चीज़ें तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, वो हो रही हैं, मगर अल्फाज कायम है और रहेंगे कायम वो, और जब तक आप जैसे लोग हैं वो उसको चलाते भी रहेंगे उसको, तो इंशाल्लाह वो ये चलता रहेगा। और उम्मीद है कि हालात बदलेंगे और आपको हम यहाँ फिजिकली भी इंशाल्लाह मुलाकात इंशाअल्लाह, करेंगे। आमीन। बिल्कुल जनाब। तो बहुत 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 शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। नवाज जी। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। नमस्कार।